Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Kritarth Milkani and in this video we will discuss lesson 10 human settlements of fundamentals of human geography। ये आपकी बुक 1 है क्लास 12 ज्योग्राफी की। अगर हम बात करें तो मैं पूरा ट्राई करूंगा अपना कि आपको बहुत सिंप्लीफाइड वे में मैं एक्सप्लेन करूं। एंड फिर भी अगर आपको कहीं पर डाउट आता है तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। प्लीज ऐसा मत सोचिएगा कि मैं कमेंट करूंगा तो आंसर मिलेगा या नहीं मिलेगा। आई विल रिप्लाई यू। अगर आपकी क्वेरी होगी तो आई विल रिप्लाई यू फॉर श्योर। कोई क्वेश्चन आए, कोई डाउट आए किसी भी चीज में तो जरूर पूछिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्टार्ट करेंगे चैप्टर को उसके इंट्रोडक्शन के साथ। तो सबसे पहली चीज ह्यूमन सेटलमेंट के बारे में, उसकी डेफिनेशन। ह्यूमन सेटलमेंट एक ऐसी जगह होती है जहां कहीं भी आपके लोग रहते हैं वो आपकी ह्यूमन सेटलमेंट होती है, फिर वो चाहे परमानेंट रहें या फिर टेम्पररी रहें। और दूसरी चीज, ह्यूमन सेटलमेंट पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि फॉर्म ऑफ सेटलमेंट, जैसे कि आप सेकंड पॉइंट देख सकते हैं, इन एनी रीजन रिफ्लेक्ट्स ह्यूमन रिलेशनशिप विद द एनवायरनमेंट। इसको आप समझिए, मान लीजिए एक एग्रीकल्चरल सेटलमेंट है जहां लोग मतलब मोस्टली एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट हैं, तो वो लोग एक तरह से सेटल होंगे आपके उन रीजन्स में जहां प्रॉपर इरिगेशन अवेलेबल हो, लैंड आपकी फर्टाइल हो। तो एक तरह से आपका ह्यूमन रिलेशनशिप बता देगा एनवायरनमेंट के साथ। और अगर दूसरी ओर आपकी इंडस्ट्रियल सेटलमेंट है, मतलब आपकी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ओरिएंटेड सेटलमेंट है जहां इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं, तो वो सेटअप होंगी आपकी उन जगहों पर जहां एक तरह से इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल्स, चाहे आपके आयरन ओर हो, सीमेंट हो, ये सब चीजें आपकी, पावर हो, एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, ये सब चीजें आराम से अवेलेबल हों। और दूसरी ओर आपकी जितनी भी आपकी सेटलमेंट होती है अलग अलग टाइप की, चाहे वो मार्केट ओरिएंटेड हो। मार्केट ओरिएंटेड से मेरा मतलब ये है कि जो एक तरह से मार्केट पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट है कि मार्केट में उनके गुड्स जाते हैं एंड बिकते हैं, तो वो सेटल होंगी क्लोज टू द मार्केट। तो फॉर्म ऑफ सेटलमेंट किसी भी रीजन में आपकी हो, चाहे वो एग्रीकल्चर, वो आपकी बता देती है आपका कि लोगों का रिलेशनशिप कैसा है एनवायरनमेंट के साथ। लास्ट हम बात करेंगे कुछ सेटलमेंट्स जो होती हैं आपकी शॉर्ट पीरियड्स के लिए ऑक्यूपाई की जाती हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है आपका फिफ्थ चैप्टर में जो आपने पढ़ा था, नोमैडिक हर्डर्स को। नोमैडिक हर्डर्स क्या करते हैं कि कुछ समय वो विंटर्स के समय क्या करते हैं कि वो प्लेन्स में आ जाते हैं, समर्स के समय वो हिल्स में चले जाते हैं। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है शॉर्ट पीरियड्स की सेटलमेंट्स ऑक्यूपाई आपके नोमैड्स एंड गैदरर्स, जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, वो फॉलो करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेटलमेंट्स की क्लासिफिकेशन के बारे में। तो सेटलमेंट्स आपकी मेनली दो पार्ट्स में डिवाइडेड, या डिफरेंशिएट आप कहें तो रूरल एंड अर्बन में डिवाइडेड है। बट हमारे पास कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है जिससे हम विलेज और टाउन के बीच डिफरेंशिएट कर सके, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि आप रूरल एंड अर्बन के बीच एक कॉन्सेंसस नहीं है हमारे पास, एक फैक्टर नहीं है जिसके हम यूनिवर्सल की मैं बात कर रहा हूँ कि वो पूरे सारी कंट्रीज पर अप्लाई हो जाए। उसका रीजन ये है, आपका सेकंड पॉइंट बताता है कि पॉपुलेशन साइज। पॉपुलेशन साइज इसलिए कह रहा है क्योंकि हमारे इंडिया, मान लीजिए हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया के कुछ विलेजेस की पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि वो इतनी ज्यादा है कि जो आपके वेस्टर्न कंट्रीज लाइक यूरोप की कंट्री है कोई, ब्रिटेन मान लीजिए, ब्रिटेन का कोई टाउन है उससे भी ज्यादा हमारी कंट्री के विलेज की पॉपुलेशन है। तो पॉपुलेशन साइज एक इंपॉर्टेंट है, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल। कि ऐसा नहीं है कि वो यूनिवर्सली अप्लाई होता है। लाइक अभी आपने पढ़ा, मैंने बताया आपको कि हमारी कंट्री के कुछ विलेजेस हैं जिनकी पॉपुलेशन यूरोप के टाउन से कहीं ज्यादा है, तो इसलिए पॉपुलेशन साइज इंपॉर्टेंट है पर यूनिवर्सल नहीं है। और हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस की बात करें, दूसरा फैक्टर आता है कि अब आप लोग कहेंगे कि अब तो हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस पे डिफरेंशिएट कर लेते हैं रूरल एंड अर्बन को, कि लाइक जो लोग रूरल एरियाज में रहते हैं वो रूरल हैं और जो लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं वो अर्बन है। बट अब ये भी यूनिवर्सल नहीं रह गया है। उसका रीजन ये है कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है, देखिए मैं अपनी कंट्री, हमारी कंट्री इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान में रखिएगा कि आपकी वर्ल्ड बुक है, इसमें हम पूरे वर्ल्ड को लेके चलते हैं। अगर इंडिया की बात होती तो हम कहते चलो प्लेस ऑफ रेजिडेंस एक तरह से है आपका फैक्टर, बट इट इज नॉट यूनिवर्सल। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है उसमें क्या होता है कि जो मोस्टली जो पॉपुलेशन होती है वो वर्क तो आपकी सिटीज में करती है, बट वो रहना विलेजेस में चाहती है। वो विलेजेस की एक तरह से हार्मनी को, पीस को एंजॉय करना चाहती है, इसलिए वो एक तरह से वहां से डेली कम्यूट करते हैं आपका विलेजेस टू सिटीज। वो रहते तो विलेजेस में हैं बट वो काम सिटीज में करते हैं। तो इसलिए हम प्लेस ऑफ रेजिडेंस को भी अब नहीं डिफरेंशिएट करने का फैक्टर मान सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको कि डेवलप्ड कंट्रीज में क्या होता है कि लोग रहते तो रूरल एरियाज में है बट वो वर्क सिटीज में करते हैं। और नेक्स्ट आपका जो टाउन्स, हम बात करें टाउन्स एंड विलेजेस की, जो एक बहुत जनरल आपकी डेफिनेशन है वो ये है कि टाउन्स में लोग सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं एंड विलेजेस में लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज रहते हैं। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि विलेज और टाउन को डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हम, बट अगर आपका बेसिक डिफरेंस पर हम आए, टाउन्स और विलेजेस का बेसिक डिफरेंस, मान लीजिए आप
कहीं जा रहे हैं, कोई आपसे पूछ रहे हैं कि टाउन्स और विलेजेस क्या है, कि मान लीजिए कभी आप यूपीएससी के इंटरव्यू में बैठे हैं एंड आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल है, तो आपसे टाउन्स एंड विलेजेस के बारे में डिफरेंस पूछ लिया जाए, तो आप सिंपली ये बताएंगे कि टाउन्स ऐसी जगह होती हैं जहां लोग जो होते हैं मोस्टली सेकेंडरी एंड टर्शियरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं एंड विलेजेस में मोस्टली प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। ये यूनिवर्सल एक तरह से आप कह सकते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में यही होता है। अब मैं एक्सेप्शंस की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्सेप्शंस होते हैं, बट मोस्टली यही होता है कि विलेजेस में लोग प्राइमरी एक्टिविटीज में एंगेज होते हैं। चाहे आप इंडिया के विलेजेस की बात भी करें, इंडिया के विलेजेस में आप देखेंगे कि मोस्टली जितने भी लोग होंगे वहां पर वो प्राइमरी एक्टिविटीज, चाहे वो एग्रीकल्चर हो या फिशिंग हो, इन सब चीजों से ही जुड़े होते हैं। Next is differentiation on the basis of function is more meaningful but no uniformity। अब हम कहते हैं कि चलो हम फंक्शन के बेसिस पर डिफरेंशिएट कर लेंगे, कि मान लीजिए आपके रूरल एरियाज में जो फंक्शन है वो आपके अर्बन एरियाज में नहीं है, बट ये इसमें भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है। उसको आप सिंपली ये समझिए, जो आपकी बुक कहती है कि जो पेट्रोल पंप्स हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स और दूसरी डेवलप्ड कंट्रीज में एक लोअर फंक्शन माने जाते हैं। मतलब वो आपके विलेजेस में या फिर वहाँ के मोस्टली जो बैकवर्ड एरियाज होते हैं वहां भी देखिए, ऐसा नहीं होता कि आपके मन में ख्याल आता है यूएस सुनते हुए कि वहां सब लोग रिच होते हैं, बिल्कुल सबके पास पैसा होता है एंड ऑल, ऐसा नहीं होता। वहां भी कुछ ऐसी जगहें होती हैं, वहां भी ऐसे स्लम्स होते हैं जहां लोग गरीबी में रहते हैं। तो ये चीज इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो फंक्शंस की अगर हम अभी बात करें तो फंक्शंस, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, कि फंक्शंस लाइक पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप यूनाइटेड स्टेट में एक लोअर ऑर्डर फंक्शन है। लोअर ऑर्डर फंक्शन का मतलब कि आप पिछड़े से पिछड़े इलाकों में भी आपके पेट्रोल पंप्स अवेलेबल होंगे। बट हमारी कंट्री की हम बात करें तो रूरल एरियाज में आपको बहुत मुश्किल से पेट्रोल पंप देखने को मिलते हैं। होगा भी तो बहुत ही कम। आपको कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी तब आपको जाके एक पेट्रोल पंप दिखेगा या मिलेगा। तो इसलिए डिफरेंशिएशन फंक्शंस के बेसिस पर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं देता है, क्योंकि इंडिया में अगर हम बात करें तो पेट्रोल पंप आपको मोस्टली अर्बन एरियाज में दिखाई देते हैं, और जबकि आपके डेवलप्ड कंट्रीज यूएसए में वो रूरल एरियाज में है। तो इसलिए हम रूरल और अर्बन को फंक्शंस के बेसिस पर भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लास्ट इज फैसिलिटीज अवेलेबल इन द विलेजेस ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज आर रेयर इन विलेजेस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। अब हम बात करें फैसिलिटीज की, तो फैसिलिटीज के बेसिस पर भी आप कह सकते हैं, आप कहेंगे कि फैसिलिटीज के बेसिस पर कि हम ऐसे डिफरेंशिएट कर लेंगे कि अर्बन एरियाज में आपकी फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं एंड रूरल एरियाज में बहुत अच्छी नहीं होती है। हेल्थ मेडिकल जो हम बचपन से लिखते आ रहे हैं, हम डिफरेंशिएट करते हैं रूरल एंड अर्बन को, तो हम कहते हैं कि फैसिलिटीज आपकी हेल्थ, एजुकेशन, मेडिकल, ये सब जितनी चीजें होती हैं आपकी अर्बन एरियाज में बहुत अच्छी होती हैं एंड रूरल एरियाज में बहुत इतनी अच्छी नहीं होती हैं। तो इसलिए, पर ये भी यूनिवर्सल नहीं है, क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं पूरे ग्लोबली, वो पूरे वर्ल्ड की। तो वर्ल्ड में कुछ ऐसी डेवलप्ड कंट्रीज हैं जहां फैसिलिटीज जो विलेजेस की हैं वो कहीं ज्यादा बेहतर हैं आपके इवन सिटीज से ऑफ द डेवलपिंग कंट्रीज। मतलब हमारी कंट्री इंडिया में जो फैसिलिटीज अवेलेबल हैं विलेजेस को, कई विलेजेस तो ऐसे जहां प्रॉपर वाटर इरिगेशन के लिए भी अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो डेवलप्ड कंट्रीज से हम कंपेयर करें तो वहां जो फैसिलिटीज है वो हमारी कंट्री के विलेजेस में बहुत रेयर है, बहुत मुश्किल से मिलती है। वहां प्रॉपर इरिगेशन, आपका प्रॉपर वाटर सप्लाई, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, हर चीज प्रॉपर है, बट हमारी कंट्री के विलेजेस में प्रॉपर नहीं है। नेक्स्ट आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका एनसीईआरटी बुक में दिया है बॉक्स के अंदर, इट इज सब अर्बनाइजेशन। तो सब अर्बनाइजेशन की हम बात करें तो जितनी बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनके आसपास ऐसे इलाके या फिर सबर्ब्स जिन्हें आप कहें, ऐसे डेवलप होते हैं जहां लोग क्या करते हैं कि वो वर्क तो सिटीज में करते हैं आपके, बट वो रहते हैं आपके सबर्ब्स में। सबर्ब्स आपके एक तरह के आउटसाइड द सिटी, मतलब एक तरह से कंट्री साइड, थोड़े आप कंप्लीटली रूरल तो नहीं कह सकते, बट कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जहाँ लाइक मान लीजिए आपके पेड़ पौधे हों या फिर फॉरेस्ट, थोड़ा बहुत हल्का फॉरेस्ट हो एंड गार्डन्स, ये सब चीजें हों। तो ये एक नया ट्रेंड है जिसमें लोग क्या करते हैं, कंजेस्टेड अर्बन एरियाज से क्लीनर एरियाज में बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, क्योंकि आप जानते हैं कि सिटीज में क्या होता है कि पोल्यूशन एंड एयर पोल्यूशन, ये जितनी भी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन सबसे दूर रहने के लिए लोग काम तो आपके सिटीज में करते हैं, बट वो डेली कम्यूट करते हैं। कम्यूट का मतलब मूव करते हैं। लाइक आपकी मेट्रो ट्रेन है, मेट्रो ट्रेन आपकी एक तरह से कम्यूटर ट्रेन हैं, क्योंकि इनसे क्या करते हैं, लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। मुंबई की भी हम बात करें तो मुंबई एक इंपॉर्टेंट सिटी है इंडिया की, बट मुंबई सबर्बन एक ऐसा एरिया है जहां लोग रहते हैं जो सिटीज में काम करते हैं एंड डेली दे कम्यूट फ्रॉम मुंबई सबर्बन टू द मेन मुंबई। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और सबर्बनाइजेशन लोग इसलिए प्रैक्टिस करते हैं या फॉलो करते हैं फॉर बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। आई होप आपको क्लियर हुआ हो।
नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडिया में अर्बन सेटलमेंट्स की। तो ये स्लाइड बेसिकली आपको ये बताती है कि हमारी कंट्री में अर्बन सेटलमेंट कहाँ किसको जाता है। और ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है कि आपका कोई भी एक पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है किसी लोकेशन को तो वो आपकी अर्बन मानी जाएगी। ये सारे पॉइंट आपके सेटिस्फाई करने चाहिए जो आपको नीचे में बताऊंगा। और इसकी मैं बात करूं तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझसे एक्सटर्नल एग्जामिनर ने प्रैक्टिकल के समय पूछा भी था कि अर्बन सेटलमेंट्स इन इंडिया के बारे में बताओ। कि उन्होंने कहा था कि लाइक आपका स्कूल अभी सिटी के लोकेशन में है, तो इस सिटी को या अर्बन एरिया को अगर आप कहेंगे तो अर्बन एरिया कैसे बनेगा, आपकी बुक के रेफरेंस में बताओ। तो आई आंसर्ड जो मैं अभी आपको बताऊंगा कि अर्बन सेटलमेंट्स इंडिया में ऐसे क्लासिफाई की जाती हैं। सबसे पहली चीज, ये डिफाइंड है आपकी सेंसस 1991 के बाद। अब आप सोचेंगे 2011 में क्यों नहीं है, वो 2011 में नहीं है, हम सेंसस 1991 को ही एक बेस बना के आज तक चल रहे हैं कि उन प्लेसेस जहां म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, आपका कैंटोनमेंट बोर्ड या फिर आपकी म्युनिसिपैलिटी है, ये सब आपके एक तरह से बोर्ड हैं, वो आपके अर्बन सेटलमेंट माने जाएंगे। प्लस मिनिमम पॉपुलेशन वहाँ की 5000 पर्सन होनी चाहिए, 5000 वहाँ कम से कम लोग रहने चाहिए उस एरिया में। और एटलीस्ट उस एरिया में 75% जो मेल पॉपुलेशन है, दे शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज लाइक इंडस्ट्रीज में या सेकेंडरी टर्शरी इन एक्टिविटीज में उन्हें एंगेज होना चाहिए। और वहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी शुड बी 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अगर ये सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये पॉइंट अगर आपका कोई एरिया सेटिस्फाई करता है तो उसको अर्बन एरिया क्लासिफाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स एंड पैटर्न्स ऑफ सेटलमेंट्स के बारे में। तो शेप के बेसिस पे आपकी सेटलमेंट्स जो हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, कॉम्पैक्ट एंड डिस्पर्स्ड। कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स आपकी वो सेटलमेंट्स होती हैं जहां आपके जो लोगों के घर होते हैं दे आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, बहुत पास पास ये घर होते हैं। और ये सेटलमेंट्स आपकी डेवलप होती हैं अलॉन्ग फर्टाइल रिवर वैलीज। वो इसलिए क्योंकि एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है इन फर्टाइल रिवर वैलीज में, इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर आते हैं, वहां पर सेटल होते हैं क्योंकि एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। सो इट डेवलप अराउंड फर्टाइल रिवर वैलीज। और कम्युनिटीज जो होती हैं दे शेयर कॉमन कल्चर एंड ऑक्यूपेशन, क्योंकि वो साथ साथ रहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, तो एक तरह से उनका एक कॉमन कल्चर होता है एंड ऑक्यूपेशन भी कॉमन ही होता है क्योंकि फर्टाइल रिवर वैलीज के पास है तो एग्रीकल्चर सब प्रैक्टिस करते हैं। सेकंड आपका आता है डिस्पर्स सेटलमेंट। तो सेकंड बेसिस ऑफ शेप पे जो डिवाइडेड है आपकी डिस्पर्स सेटलमेंट। तो जैसा नाम से ही आप कह रहे हैं डिस्पर्स, इसमें क्या होता है कि आपके हाउसेस घर होते हैं वो काफी फैले फैले होते हैं, मतलब दूर दूर होते हैं एंड दे आर इंटरस्पर्स्ड विद फील्ड्स। एक घर मान लीजिए एक घर आपका पॉइंट ए पे होगा तो दूसरा घर आपका पॉइंट बी पे होगा और दोनों के बीच बड़े बड़े फील्ड्स होंगे। आई होप आपको समझ में आया हो। और प्लेस ऑफ वर्शिप या फिर मार्केट इन घरों को एक तरह से बांध के रखती है। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए इतने बड़ा मान लीजिए कोई विलेज है या फिर कोई डिस्पर्स सेटलमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, तो कोई एरिया है वहां पर जो घर है वो दूर दूर लोकेटेड है, बट वहां पर मार्केट उसकी एक ही होगी और प्लेस ऑफ वर्शिप चाहे वो मंदिर हो या फिर मॉस्क हो या फिर एक तरह से आपकी चर्च हो, वो सब वहीं पर होंगे। तो जो प्लेस ऑफ वर्शिप होगी वो सेटलमेंट को बांध के रखेगी क्योंकि लोग रहते तो दूर दूर हैं, उनके घरों के बीच फील्ड्स आते हैं, बट जो प्लेस ऑफ वर्शिप है जहां वो पूजा करते हैं वो साथ साथ पूजा करते हैं, मार्केट में भी साथ ही जाते हैं। एक तरह से कॉमन मार्केट या फिर प्लेस ऑफ वर्शिप उनका कॉमन होता है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रूरल सेटलमेंट्स। तो रूरल सेटलमेंट्स की मैं बात करूं तो रूरल सेटलमेंट्स आपकी वो सेटलमेंट्स होती है जहां जो लोग होते हैं दे आर क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड। उसका मतलब ये है कि दे प्रैक्टिस प्राइमरी एक्टिविटीज लाइक एग्रीकल्चर, फिशिंग। एंड आप ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस वो लैंड पे ही करते हैं, लैंड से ही एक तरह से उनकी इनकम होती है, लैंड से उनको खाना मिलता है क्योंकि जो क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं उसी को वो अपने आप को सस्टेन करने के लिए यूज करते हैं, उसी को मार्केट में बेचते हैं। तो इसलिए रूरल सेटलमेंट्स आर क्लोजली एंड डायरेक्टली रिलेटेड टू लैंड एंड दे आर dominated by primary activities like agriculture and fishing. थर्ड पॉइंट अब हम बात करेंगे फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट रूरल सेटलमेंट्स। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी रूरल सेटलमेंट्स की लोकेशन को अफेक्ट करती हैं। सबसे पहला है वाटर सप्लाई। तो वाटर सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है। रूरल सेटलमेंट्स वहां पर सेटल होना प्रेफर करती हैं जो लोग होते हैं रूरल एरियाज के जहां वाटर बॉडीज हो, क्योंकि हमने अभी पढ़ा कि उनकी जो मेन एक्टिविटीज होती है वो एग्रीकल्चर, फिशिंग होती है। अब आप मान लीजिए कोई ऐसी जगह जहां पर पानी ही नहीं होगा तो वहां पर एग्रीकल्चर प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे एंड दे वोंट बी एबल टू सस्टेन देमसेल्फ। वो अपने आप को एक तरह से सस्टेन नहीं कर पाएंगे, इसलिए लोग प्रेफर करते हैं उन एरियाज को जहां वाटर प्रॉपर अवेलेबल हो और जो वाटर की नीड है वो लोगों को एक तरह से मजबूर कर देती है सेटल होने को इवन इन द डिसएडवांटेज एरिया।
मान लीजिए आपका एक बहुत रिमोट एरिया है, वहां पर काफी ज्यादा टेररिज्म के केसेस आते हैं, बट क्योंकि वहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी है, तो वो वाटर की अवेलेबिलिटी भी लोगों को फोर्स कर देती है इन सारे बैरियर्स को तोड़ने के लिए, एंड दे सेटल इन दोज एरियाज। मतलब हमारे कंट्री इंडिया की मैं बात करूं तो कई ऐसे एरियाज हैं जो इतने अच्छे नहीं है, मतलब चाहे आप बात करें नक्सलाइट एरियाज हैं, वो इतने अच्छे नहीं है, लोगों को बहुत खतरा रहता है, बट क्या करें, उनकी मजबूरी है। जो वाटर की नीड है, एक तरह से वाटर अवेलेबिलिटी वहां पर अच्छी होती है, इसलिए वहां पर सेटल हो जाते हैं। इसका मतलब यही है, अभी आपने जो पढ़ा सेकंड पॉइंट, कि जो वाटर की नीड है लोगों को सेटल करने पे होने पे मजबूर कर देती है, इवन इन द डिसएडवांटेज्ड एरियाज। और वाटर बेस्ड सेटलमेंट्स की हम बात करें तो हैव ड्रिंकिंग एंड कुकिंग। तो इस पॉइंट का सिंपल सा मतलब आपका ये है कि वो सेटलमेंट्स जो पानी की अवेलेबिलिटी के कारण सेटल होती हैं, उनके पास काफी एबंडेंट वाटर होता है फॉर ड्रिंकिंग, पीने के लिए काफी अच्छा पानी होता है उनके पास, कुकिंग, एंड कई इरिगेशन की हम बात करें, एग्रीकल्चर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं वो इन एरियाज में। तो वाटर बेस्ड सेटलमेंट्स हैव ड्रिंकिंग, कुकिंग, वाटर अवेलेबिलिटी। लास्ट इज वाटर बॉडीज कैन बी यूज्ड फॉर इरिगेशन, फिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। तो ये एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वाटर सप्लाई लोग इसलिए भी वाटर बॉडीज के नियर अबाउट सेटल होना चाहते हैं, क्योंकि वाटर कैन बी यूज फॉर इरिगेशन, फिशिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में आप कह सकते हैं कि लोग बोट से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। अगर वाटर जहां पर अवेलेबल होगा, आपका रूरल जो मास होगा वो वहां पर सेटल होना प्रेफर करेगा। एक तरह से आपका जो अर्बन लोग हैं वो चाहे तो दूर सेटल हो सकते हैं, बट आपके जो रूरल पीपल हैं, दे कांट सेटल फार अवे फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटी है, प्राइमरी एक्टिविटी, वो एग्रीकल्चर है, उसमें जो वाटर की नीड है वो उन्हें मजबूर कर देती है कि वाटर सप्लाई के पास सेटल हो। नेक्स्ट एक और फैक्टर है जो रूरल सेटलमेंट्स को अफेक्ट करता है, इट इज लैंड। तो लास्ट हमने वाटर सप्लाई पढ़ा, उसके साथ लैंड भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जो लोग एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं दे प्रेफर टू लिव इन फर्टाइल एरियाज। लाइक इंडिया की भी हम बात करें तो इंडो गैंगटिक प्लेन जो हमारा है, वहां पर आप देखेंगे जो रीजन्स हैं आपके यूपी के, हरिद्वार, उत्तराखंड, जितने भी रीजन्स आपके, बिहार, यहाँ पर आपका एग्रीकल्चर काफी अच्छा होता है। चाहे अब मोस्टली इसमें बात करूं मैं यूपी की, उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा एग्रीकल्चर होता है, क्योंकि इंडो गैंगटिक ब्रह्मपुत्र प्लेन पे ये लोकेटेड है, एंड जितने स्टेट्स इनसे आते हैं यहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है। एंड ये आज से ही नहीं है, ये एंशिएंट टाइम से चला आ रहा है। लाइक इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी लोगों ने फर्टाइल एरियाज पर ही एग्रीकल्चर प्रैक्टिस किया। सेकंड है विलेजेस इन यूरोप ग्रू नियर रोलिंग कंट्री। तो रोलिंग कंट्री की एज सच में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बस आपको मैं एक पिक्चर दिखाऊंगा जिससे आप आसानी से समझ जाएंगे कि जो यूरोप में विलेजेस होते हैं वो किन एरियाज में लोकेटेड है। तो आप एक पिक्चर देख सकते हैं कि यूरोप में एक रोलिंग कंट्री का एक पिक्चर है। यूरोप में आपके इन एरियाज में जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक इमेज, वो इन एरियाज में विलेजेस सेटल होते हैं। और साउथ ईस्ट एशिया की मैं बात करूं तो विलेजेस जो हैं दे टेंड टू ग्रू इन कोस्टल प्लेन्स फॉर राइस कल्टीवेशन। तो इन साउथ ईस्ट एशिया, ध्यान रखिएगा हमारी कंट्री साउथ ईस्ट एशिया में नहीं आती है, हमारी कंट्री साउथ एशिया में आती है। तो साउथ ईस्ट एशिया में जो कंट्रीज हैं वहाँ के विलेजेस वो कोस्टल प्लेन्स में राइस कल्टीवेशन के लिए एक तरह से ग्रो करते हैं, क्योंकि वहां पर वाटर अवेलेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। एंड यू ऑल नो, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है आपके राइस कल्टीवेशन, राइस के बारे में जब मैंने आपको पढ़ाया था कि राइस रिक्वायर्स मोर वाटर। नेक्स्ट फैक्टर जो रूरल सेटलमेंट्स के लोकेशन को अफेक्ट करता है, इट इज अपलैंड। तो अपलैंड नाम से आप सब समझ रहे हैं कि लैंड के ऊपर, मतलब एक डिस्टेंस पे लैंड से थोड़ा ऊपर एक टेरेसेस बनाए जाते हैं जिन पे हाउसेस बिल्ड किए जाते हैं विच आर टू अवॉइड फ्लडिंग। तो जैसा आप देख सकते हैं कि नॉर्मली जो आपकी लैंड है वो लैंड का एरिया आपका यहाँ कहीं है, बट यहाँ पे टेरेसेस बनाए गए हैं एंड उसके ऊपर आपका हाउस बिल्ड किया गया है। दिस इज टू अवॉइड फ्लडिंग। एंड इससे क्या होता है कि आपके जो स्वाम्पी एरियाज हैं, जो मार्शी एरियाज हैं, पूरे वर्ल्ड की मैं बात कर रहा हूँ ग्लोबली, यहाँ पर आपके इंसेक्ट्स, इन सब चीजों का खतरा भी कम हो जाता है इतनी हाइट में घर बनाने पर। एंड इट वॉज चूजन टू प्रिवेंट डैमेज एंड लॉस ऑफ लाइफ। तो मान लीजिए कभी बाढ़ वगैरह ये सब चीजें कई बार आ जाती हैं इन एरियाज में, तो ताकि अपनी जान को खतरा ना हो एंड घर भी बचे रहे एंड सब कुछ बचे रहे, इसलिए अपलैंड पे हाउसेस बिल्ड किए जाते हैं। और इन लो लाइंग रिवर बेसिन्स पीपल सेटल ऑन टेरेसेस। जैसा कि मैंने आपको एक पिक्चर दिखाई, तो टेरेसेस आपके ड्राई पॉइंट्स होते हैं, क्योंकि फ्लड आपका, आप जानते हैं कि पानी ऊपर को नहीं आ सकता, ऊपर को इन द सेंस टेरेसेस एक तरह से क्रॉस नहीं कर सकता, इसलिए जो लो लाइंग रिवर बेसिन्स है जहां पर आपके लोग जो होते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करते हैं, वहां पर फ्लड्स भी बहुत कॉमन रहते हैं, इसीलिए लोग सेटल होते हैं टेरेसेस पे। और इन ट्रॉपिकल कंट्रीज पीपल बिल्ड हाउसेस ऑन स्टिल्ट्स टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम फ्लड्स एंड इंसेक्ट्स। तो जैसा मैंने आपको बताया वही चीज है, लोग एक जमीन से थोड़ा डिस्टेंस पे अपने हाउसेस को बिल्ड करते हैं टू प्रोटेक्ट फ्रॉम फ्लड एंड इंसेक्ट्स। इससे आपके इंसेक्ट से प्रोटेक्शन होती है एंड फ्लड से भी।
नेक्स्ट आपका फैक्टर जो रूरल सेटलमेंट्स की लोकेशन को अफेक्ट करता है, इट इज बिल्डिंग मटेरियल। तो बिल्डिंग मटेरियल जहां पर अवेलेबल होगा, अच्छा वहां पर एक तरह से लोग अट्रैक्ट होते हैं सेटल होने के लिए, क्योंकि लोग मान लीजिए किसी एरिया में चले जाएं सेटल होने के लिए, बट वहां पर आपका बिल्डिंग मटेरियल ही अवेलेबल नहीं है, तो लोग अपने घर कैसे बनाएंगे, ये एक समस्या है लोगों की। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि जिन एरियाज में आपके बिल्डिंग मटेरियल अच्छे से अवेलेबल हैं, लाइक आपके बिल्डिंग मटेरियल में आपके मड ब्रिक्स आ गए, ये सब चीजें। पोलर रीजन्स की हम बात करें तो जहां पर आपके आइस ब्लॉक्स अच्छे अवेलेबल होते हैं, वहां पर एस्किमो अपने इग्लूज बनाते हैं, उसके अंदर रहते हैं। और एंशिएंट विलेजेस वर बिल्ट इन फॉरेस्ट वेयर वुड वाज अबंडेंट। तो इसका एक एग्जांपल है कि पुराने समय में क्या होता था कि जो विलेजेस थे वो फॉरेस्ट में बिल्ड किए जाते थे, क्योंकि वहां जो लकड़ी थी वो काफी अबंडेंट अवेलेबिलिटी थी उसकी, वहां अच्छे से अवेलेबल थी, इसीलिए सवानास बिल्डिंग मटेरियल वाज मड ब्रिक्स। और एक और एग्जांपल बर्ड्स है, वो है सवाना। सवाना के जो बिल्डिंग मटेरियल था वो था मड ब्रिक, वहां मड ब्रिक बहुत अच्छा अवेलेबल था, इसलिए इन एरियाज में लोग गए और सेटल हुए। और एस्किमोस का मैंने बता ही दिया आपको, पोलर रीजन्स में जहां जहां आइस ब्लॉक्स अच्छे से अवेलेबल है, वहां आइस ब्लॉक की अवेलेबिलिटी अच्छी है, वहां एस्किमोस ज्यादा रहते हैं, एंड क्योंकि इग्लूज बनाने में उनको आसानी होती है जिसके अंदर वो रहते हैं। इसीलिए बस इन ब्रीफ आप ये समझिए कि बिल्डिंग मटेरियल भी लोगों को एक तरह से अट्रैक्ट करता है सेटल होने के लिए। एग्जाम्पल मैं बता चुका हूं आपको एस्किमोस का, या फिर आप सवाना का बिल्डिंग मटेरियल का एग्जाम्पल दे सकते हैं। नेक्स्ट फैक्टर आपका है डिफेंस। तो वॉर्स के टाइम पर या फिर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, जब एक तरह से कहीं से डेमोक्रेसी हटे और डिक्टेटर का रूल आ रहा हो, या फिर मार्शल लॉ लग रहा हो, मिलिट्री का रूल आ रहा हो, तो लोग उस समय बचने के लिए, अपनी जान बचाने के लिए ऐसी जगहों पर चले जाते हैं विच आर नोन एज डिफेंसिव हिल्स। तो डिफेंस भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है रूरल सेटलमेंट्स की लोकेशन फैक्ट करने का, क्योंकि जो रूरल सेटलमेंट्स होती हैं वो ऐसी कंट्रीज, लाइक अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज, वहां बहुत ज्यादा होता है कि जो विलेजेस होते हैं वो प्रेफर करते हैं कि डिफेंसिव हिल्स के आसपास लोकेटेड हो या सिचुएट करें, क्योंकि क्या होता है कि कभी वॉर हो या फिर कुछ हो तो जल्द से जल्द वहां डिफेंसिव हिल्स में जाएं और अपनी जान बचाएं टू गेट सेफ फ्रॉम वॉर्स। नाइजीरिया में इंसिलबर्ग्स फॉर्म गुड डिफेंसिव साइट्स। तो नाइजीरिया की जैसे मैंने बात की, अफ्रीकन कंट्रीज में कई ज्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है एंड वॉर्स काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट रहते हैं। और जो नाइजीरिया का एग्जांपल है कि इंसिलबर्ग्स एक तरह से वही आपके पहाड़ होते हैं जिनमें लोग जाके छुप जाते थे वॉर्स के टाइम पे अपनी जान को बचाने के लिए, तो दे वर फॉर्म्ड एज अ गुड डिफेंसिव साइट्स फॉर पीपल। और इंडिया की हम बात करें तो फोर्ट्स फॉर्म गुड डिफेंसिव साइट्स। तो हम इंडिया की हम सब जानते हैं कि राजस्थान में जो किले हैं हमारे, चाहे वो जयगढ़ का किला हो जिसका मैं इमेज भी आपको दिखाऊंगा, तो ये किले वॉर्स के टाइम पर कभी वॉर्स छिड़ती थी राजाओं के बीच, तो लोगों जो आम लोग होते थे उनके लिए काफी अच्छी डिफेंसिव साइट बन जाती थी। आम लोग यहाँ जाते थे, छुप जाते थे जब तक वॉर खत्म नहीं हो जाती, ताकि वो अपनी जान बचा पाए। तो आई होप आपको डिफेंस फैक्टर क्लियर हुआ। नेक्स्ट आपका है प्लान्ड सेटलमेंट। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो रूरल सेटलमेंट की लोकेशन को अफेक्ट करता है। अब वो हम जानते हैं कि वो कैसे अफेक्ट करता है। तो देखिए, प्लान्ड सेटलमेंट की जब भी बात होती है तो इसका मतलब होता है कि प्लान्ड सेटलमेंट, लाइक आपने स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में जरूर सुना होगा, जिसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एक सिटी कंस्ट्रक्ट कर रही है, उसे पूरी अच्छे से वेल प्लानिंग कर रही है उसकी पहले, एंड वहां पर लोगों को रिलोकेट किया जा रहा है। बट प्लान्ड सेटलमेंट्स, अब रूरल की हम बात करें तो रूरल एरियाज भी कई बार क्या होता है कि गवर्नमेंट एक प्लानिंग करती है वहां, ताकि लोगों को एक तरह से वहाँ शेल्टर मिले और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अच्छा डेवलप हो। लाइक कि हम सभी जानते हैं कि इंडिया के कई ऐसे विलेजेस हैं जहाँ प्रॉपर इरिगेशन सिस्टम नहीं है, एंड और कई सारी दिक्कतें आती हैं वहाँ, और क्योंकि वहाँ मानसून पे डिपेंडेंट रहते हैं, एंड वेल्स एंड ट्यूबवेल्स इनकी फैसिलिटीज भी अच्छे से अवेलेबल नहीं है। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि कई ऐसी प्लान्ड सेटलमेंट्स बनाती हैं जहाँ जो रूरल पीपल हैं वो आए और सेटल हों एंड अपना एग्रीकल्चर एंड अदर प्राइमरी एक्टिविटीज प्रैक्टिस करें। तो इसका एग्जांपल है आपका विलेजाइजेशन इन इथोपिया। तो इथोपिया कंट्री में विलेजाइजेशन जो गवर्नमेंट ने वहाँ की किया कि प्रॉपर एक विलेजेस बनाए वहाँ पर, जहाँ आपको प्रॉपर प्राइमरी एक्टिविटीज एक तरह से उन पर वर्क ऑन करने की अपॉर्चुनिटी मिले, वहाँ सारे ट्यूबवेल्स वेल्स इन सब की फैसिलिटीज, आई होप आप समझ रहे होंगे, ये सब वहाँ अच्छे से डेवलप किया। एंड इंडिया का भी एग्जांपल है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, ये मैंने आपको पढ़ाया है बुक 2 के 9 चैप्टर में। तो यहाँ जो कॉलोनीज बनी, इसके आसपास जो कैनाल कॉलोनीज जिन्हें कहा जाता है इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, जो आपका पूरा राजस्थान के कुछ पार्ट्स में है, तो वहाँ जो कॉलोनीज हैं उनको भी बेनिफिट मिला, क्योंकि जो इंदिरा गांधी कैनाल थी, आप सब जानते हैं कि पहले राजस्थान में वाटर की काफी ज्यादा दिक्कत होती थी। तो जब ये कैनाल यहाँ पर बनी, उसके बाद क्या हुआ कि वाटर की अवेलेबिलिटी होने लगी, तो उसके बाद एग्रीकल्चर यहाँ प्रैक्टिस होने लगा, इसलिए यहाँ कैनाल कॉलोनीज बनाई गवर्नमेंट ने, पूरी एक तरह से प्लानिंग की, क्योंकि कैनाल ऑलरेडी थी, तो उसमें से वाटर सप्लाई करने के कई सारी पाइपलाइंस वगैरह निकाली। इससे क्या हुआ कि फार्मर्स को बेनिफिट हुआ और वो कॉलोनीज में आके सेटअप हुए। तो आई होप आपको प्लान्ड सेटलमेंट एज अ फैक्टर विच अफेक्ट द रूरल सेटलमेंट क्लियर हुआ हो।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रूरल सेटलमेंट पैटर्न्स। तो फर्स्ट टू लाइंस की अगर मैं बात करूं तो ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसको समझ लीजिएगा क्योंकि अगर ये आपका 5 मार्क का आंसर बन जाता है तो ये आप 2 लाइन इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। क्योंकि जितने भी अपने वीडियोस बनाता हूं मैं पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करता हूं, इसीलिए मैं कहता हूं आप उन्हें पूरा देखिए। एंड एग्जाम से 1-2 दिन पहले मैं इन सबके आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा जिनसे आप इन्हें एक बार रिवाइज कर सकें। तो सबसे पहली बात है कि रिफ्लेक्ट द वे द हाउसेज आर साइटेड। तो सबसे पहले हम मतलब समझते हैं कि साइट और सिचुएशन का मतलब क्या होता है। देखिए साइट का मतलब होता है, साइट वो जगहें होती हैं जहां पर लोग रहते हैं, अपने घर बनाते हैं और अपनी डेली एक्टिविटीज को परफॉर्म करते हैं। एक तरह से आप साइट को ऐसे समझ सकते हैं जहां लोग रहते हैं। और दूसरी ओर सिचुएशन, सिचुएशन का मतलब होता है वो सारे फैक्टर्स जो अफेक्ट करते हैं चॉइस ऑफ साइट की, एक तरह से साइट को इन्फ्लुएंस करते हैं, उनको हम सिचुएशन कहते हैं। कि सिचुएशन क्या वाटर अवेलेबिलिटी है, क्या क्लाइमेट सूटेबल है, ये सब सिचुएशन हुई जो एक तरह से साइट की प्रेफरेंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो सेकंड आपसे वही कहता है कि साइट ऑफ द विलेज सराउंडिंग्स इन्फ्लुएंस शेप एंड साइज ऑफ अ विलेज। तो जो विलेज की साइट होगी जहां पर लोग रह रहे होंगे और सराउंडिंग्स, अगर क्लाइमेट बहुत फेवरेबल होगा एंड वाटर अवेलेबिलिटी काफी अच्छी होगी, कोई वाइल्ड एनिमल्स का खतरा नहीं होगा, तो उससे क्या होगा कि आपका शेप और साइज विलेज का इन्फ्लुएंस होगा। वो ऐसे अगर देखिए मान लीजिए पूरा फर्टाइल लैंड है, वाटर की अवेलेबिलिटी अच्छी है, तो आपका शेप होगा कॉम्पैक्ट, घर बहुत आसपास बने होंगे क्योंकि पॉपुलेशन वहां ज्यादा होगी। एंड एक तरह से दूर दूर नहीं बनेंगे क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, इसलिए लोगों के घर बहुत पास पास बने होंगे। और विलेज का साइज भी बहुत ज्यादा होगा, वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगी। थर्ड हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ रूरल सेटलमेंट्स की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम रूरल सेटलमेंट्स को कुछ बेसिस पे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला आपका सेटिंग। सेटिंग से आप ये समझ लीजिए कि आपकी बैकग्राउंड सेटिंग जो है कि मतलब कहाँ लोकेटेड है, लोकेशन क्या है इसकी सिंपली। तो प्लेन, क्या अगर प्लेन एरियाज में रूरल सेटलमेंट्स है तो हम उन्हें प्लेन एरिया की रूरल सेटलमेंट्स कह के क्लासिफाई कर सकते हैं। अगर वो प्लेट्यू रीजन्स में हैं तो उन्हें प्लेट्यू विलेजेस कह के क्लासिफाई कर सकते हैं। और अगर वो कोस्टल रीजन्स में हैं, लाइक जो स्टेट्स आपके कोस्ट लाइन, इंडिया की जो कोस्ट लाइन उसके पास हैं, वहां की जो रूरल सेटलमेंट्स होंगी हम उन्हें कोस्टल विलेजेस कहेंगे। सेकंड है आपका बेसिस फंक्शंस का। तो फंक्शंस का सिंपली मतलब ये होता है कि रूरल सेटलमेंट जो है वहां के लोग का मेन ऑक्यूपेशन क्या है, वो किस चीज में कौन सी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो इंडिया में भी कई सारे ऐसे विलेजेस लाइक फार्मिंग विलेज हम कहते हैं एंड फिशिंग विलेजेस। इन विलेजेस में क्या होता है कि अधिकतर जो पॉपुलेशन होती है वो एक स्पेसिफिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है। लाइक अगर आपका फार्मिंग विलेज है तो वहाँ मोर देन 90% जो लोग होंगे वो एग्रीकल्चर कर रहे होंगे। अगर आपका फिशिंग विलेज है तो वहाँ 90% से भी ज्यादा लोग फिशिंग में इन्वॉल्व होंगे। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। थर्ड आपका आता है शेप्स। तो शेप्स के बेसिस पर भी हम रूरल सेटलमेंट्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। एंड फर्स्ट है उसका लीनियर पैटर्न। तो लीनियर पैटर्न बहुत सिंपल है, जैसा कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, लीनियर। लीनियर पैटर्न में क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, जैसा कि आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, एक स्ट्रेट लाइन है। ये रोड, रेलवे लाइन या आपकी कोई भी कैनाल हो सकती है और उसके दोनों ओर यहाँ आप देख सकते हैं दोनों साइड्स पर हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। सेकंड आपका बी रेक्टेंगुलर पैटर्न। तो रेक्टेंगुलर पैटर्न सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात आपको ये लर्न कर लेनी है कि दे आर फाउंड इन प्लेन एरियाज। ये प्लेन एरियाज में पाए जाते हैं। यहाँ रोड्स रेक्टेंगुलर होती है एंड कट ईच अदर एट राइट एंगल। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपका डायग्राम है, रोड्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट कर रही हैं। और ये जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्राउन ब्लॉक्स बने हुए हैं, अगर आप इनको ये एक रेक्टेंगल में इनक्लोज हो जाएंगे। या मोस्टली ये प्लांट सेटलमेंट्स होती हैं। देखिए पैटर्न का मतलब सिंपली ये होता है कि अगर आप उन्हें आसमान से देखोगे तो वो कैसी दिखेंगी आपको। अगर आप उसका एरियल व्यू लोगे थ्रू ड्रोन और समथिंग लाइक दैट, किसी आप एरियल फोटोग्राफी करके आप उसका अपर व्यू देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगी, वो रेक्टेंगल की शेप में दिखेगी। तो आपको जो हाउसेज होंगे या आपकी कॉलोनी जो होती है वो आपको इस तरह से दिखेगी कि हाउसेज आपके एक तरह से रेक्टेंगल में इनक्लोज हो रहे होंगे। इस तरह से आपको ऐसा दिखेगा कि जितने भी हाउसेज है, हो सकता है वो अलग अलग साइज के हों, पर आप जब उन्हें ऊपर से देखेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि एक रेक्टेंगल बना रहे हैं। तो आई होप आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा सर्कुलर पैटर्न। तो सर्कुलर पैटर्न में क्या होता है कि आपके बीचों बीच एक लेक होता है या फिर टैंक होता है, उसके आसपास जो सेटलमेंट डेवलप होती है उनको हम सर्कुलर पैटर्न कहते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि लोग क्या करते हैं कि सर्कुलर पैटर्न में अपने विलेजेस को इसलिए भी डेवलप करते हैं ताकि वो अपने जो एनिमल्स है जिनको एक तरह से वो डोमेस्टिकेट करते हैं, लाइक आपके काव हो गए एंड हेंस वगैरह, ये सब चीजें जितनी भी पोल्ट्री फार्मिंग वाली एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब आते हैं, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए वाइल्ड एनिमल्स से। वो आप ये डायग्राम देख के मैं आपको देखिए मैं उसे एक्सप्लेन करता हूँ। तो देखिए आपका सेंटर में आपका एक पॉन्ड आ जाता है एंड उसके आसपास आपकी सारी सेटलमेंट्स, दिस इज योर पॉन्ड, दिस इज मैं पी से डिनोट कर रहा हूँ। एंड उसके आसपास आपकी ये रोड आई, यहाँ पर आपकी सेटलमेंट्स डेवलप होती हैं, यहाँ पर आपके घर बनते हैं।
और लोग इसे अपने वाइल्ड एनिमल्स करने के लिए इसलिए प्रोटेक्ट करते हैं कि जो आपका सेंटर पार्ट होता है, कई बार क्या होता है, देखिए इस डायग्राम में तो आपको एक पॉन्ड दिया हुआ है, ये बताया गया है कि जो सर्कुलर पैटर्न होता है वो पॉन्ड के अराउंड डेवलप होता है, पर कई बार ऐसा भी होता है कि जो सेंटर पार्ट होता है उसमें आपके डोमेस्टिक एनिमल्स रखे जाते हैं ताकि वो वाइल्ड एनिमल से प्रोटेक्ट कर सकें, क्योंकि देखिए बीच में आपके डोमेस्टिक एनिमल्स आ जाएंगे और आसपास लोगों के घर हैं, तो उससे क्या होगा कि वाइल्ड एनिमल्स वहां नहीं आएंगे। और एक और बात मैं इंडिया की बता दूं तो आपको इंडिया में कई सारे, अगर आप साउथ इंडिया की ओर कभी ट्रैवल करेंगे तो जितने भी टेम्पल्स हैं आप गौर करेंगे कि टेम्पल्स एक तरह से सेंटर पार्ट में डेवलप हैं और उसके आसपास सिटी बनी हुई है, तो एक तरह से सर्कुलर पैटर्न वो भी फॉलो करते हैं। डी है आपका स्टार लाइक पैटर्न। तो स्टार लाइक पैटर्न में क्या होता है कि बहुत सारी रोड्स एक साथ कन्वर्ज करती हैं, एक जगह पर मिलती हैं और उनके आसपास हाउसेस बिल्ड किए जाते हैं, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यहाँ बहुत सारी रोड, दिस इज रोड 1, दिस इज 2, दिस इज योर रोड 2, दिस इज 3, तो ऐसे सो एंड सो आपकी रोड्स एक जगह पे मिल रही है, ये रोड भी आपकी मिल रही है, तो एक पॉइंट पे मिल रही होती है, कन्वर्ज कर रही होती है, यहाँ ये मिल रही है एक तरह से, और इसके आसपास आप देख सकते हैं हाउसेस बनाए गए हैं। तो एक आपका ऊपर से देखेंगे आप इनको एक एरियल व्यू में देखेंगे तो स्टार लाइक पैटर्न लगेगा, आपको एक स्टार बनता हुआ दिखेगा क्योंकि बहुत सारी रोड्स आ रही हैं और वो एक जगह पर मिल रही हैं। नेक्स्ट है हमारा टी शेप। तो टी शेप पैटर्न की मैं बात करूं तो ये एक ट्राई जंक्शन ऑफ रोड्स पे डेवलप होता है, जिसको हम हिंदी में तिराहा कह सकते हैं, जहां आपकी 3 रोड्स अलग अलग जा रही हों, वहां पर ये सेटलमेंट डेवलप होती है। लाइक आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक सीधी रोड जा रही है, यहाँ पर एक लीनियर रोड जा रही है, एंड देन यहाँ से एक आपकी रोड यहाँ को जा रही है, दिस इज सेकंड रोड एंड दिस इज थर्ड रोड। तो आप एक तरह से तिराहा में डेवलप होने वाली सेटलमेंट्स को टी शेप सेटलमेंट कह सकते हैं। और अगर आप लिखेंगे इसको तो लिखिएगा इट डेवलप एट ट्राई जंक्शन ऑफ रोड्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट बढ़ते हैं वाई शेप। तो देखिए वाई शेप सेटलमेंट में क्या होता है, जहां 2 रोड्स कन्वर्ज होकर तीसरी रोड में मिलती हैं, वो वाई शेप सेटलमेंट होती है। जैसा कि आप एक सेटलमेंट देख सकते हैं, ये एक एरियल व्यू है एक जगह का, तो आप देख सकते हैं कि ये 2 रोड्स हैं, ये एक जगह से ये रोड आ रही है एंड एक जगह से आपकी ये रोड आ रही है, दिस इज सेकंड एंड दिस इज फर्स्ट, ये आपकी कन्वर्ज हो रही है, एक तरह से मिल रही है आपकी थर्ड रोड में, ये दोनों आपकी मिली एंड यहाँ से आपकी गई थर्ड रोड, दिस इज रोड 3। तो दिस इज कॉल्ड वाई शेप पैटर्न। तो अगर आप इसे आसमान से देखेंगे तो आपको ऐसा ही लगेगा कि 2 रोड्स आ रही हैं एंड तीसरी रोड में मिल रही हैं। नेक्स्ट आपका आता है क्रूसीफॉर्म। तो क्रूसीफॉर्म हम सब जानते हैं कि ये क्रिश्चियंस का एक सैक्रेड सिंबल होता है, एक प्लस का साइन, आप जैसे क्रॉस शेप भी कह सकते हैं। तो ध्यान में रखिएगा क्रूसीफॉर्म और क्रॉस शेप सेटलमेंट एक ही होती है। क्रॉस शेप का मतलब क्रॉस का शेप, ये एक तरह से क्रॉस का शेप भी बन जाएगा और प्लस का शेप भी बन जाएगा, तो क्रूसीफॉर्म का मतलब यही होता है। तो इट डेवलप ऑन क्रॉस रोड्स एंड हाउसेज आर एक्सटेंडेड इन ऑल 4 डायरेक्शन। तो हमारी कंट्री में हम सब ने सुना होगा, इंडिया में हम हिंदी में कहते हैं चौराहा, चौराहा है, तो जहां पर चौराहे में जो ये सारे हाउसेस डेवलप होते हैं उसको हम क्रूसीफॉर्म सेटलमेंट कहते हैं। अगर हम चौराहे को आप आसमान से अगर आप देखेंगे तो उसे आप ऐसा ही दिखेगा कि 4 रोड्स आ रही हैं एंड उनके आसपास हर जगह हाउसेस कंस्ट्रक्ट किए गए हैं। नेक्स्ट आप हमारा डबल विलेज। तो डबल विलेज में क्या होता है कि एक्सटेंड ऑन बोथ साइड ऑफ अ रिवर ब्रिज। तो डबल विलेज बहुत सिंपल चीज है, इसमें क्या होता है कि आपका जो डबल विलेज होता है उसका मतलब ये है कि लाइक आप यहाँ देख सकते हैं, इसको आप मानिए आपकी साइड 1, मैं S1 लिख रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा, दिस इज S1 एंड दिस इज S2, दिस इज S2। यहाँ से आपकी एक रिवर गई, दिस इज योर रिवर R। अब ये रिवर जो आपकी गई, तो दोनों तरफ साइड 1 और साइड 2 में एक तरह से आपकी सेटलमेंट्स डेवलप होंगे, यहाँ पे आपके हाउसेस कंस्ट्रक्ट हुए हैं, आप देख सकते हैं, यहाँ आपकी रेलवे लाइन जा रही है, सब कुछ है, यहाँ पर डेवलप हुई एंड दे आर कनेक्टेड थ्रू अ ब्रिज। ये आपका जो ये लाइन है आपका ब्रिज इंडिकेट करती है, ये जो आपकी ये लाइन है, तो दीज जो साइड्स होती हैं कनेक्टेड रहती हैं ब्रिज से, इसको हम कहते हैं डबल विलेज, क्योंकि रिवर जा रही है एंड उसकी दोनों ओर सेटलमेंट्स डेवलप होती हैं एंड दे आर कनेक्टेड बाय अ रिवर ब्रिज। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। इस स्लाइड में मैं डिस्कस करूंगा एक क्वेश्चन को जो आप में से ही एक सब्सक्राइबर ने हमारे पूछा था, निशा उनका नाम है, उन्होंने पूछा था कि सर व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेक्टेंगुलर पैटर्न एंड क्रूसीफॉर्म पैटर्न ऑफ रूरल सेटलमेंट बिकॉज बोथ आर सेम एंड लुक अलाइक। तो निशा, आई डू अग्री कि बोथ आर सेम एंड लुक अलाइक, पर जैसा कि जब मैंने आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न समझाया 2 स्लाइड पहले, तो उसमें मैंने आपको बताया कि रेक्टेंगुलर सेटलमेंट्स में क्या होता है कि आप अगर उसका एरियल व्यू लोगे तो जो हाउसेस आपको दिखते हैं रेक्टेंगल में एनक्लोज होते हैं ऊपर से, मतलब आपको रेक्टेंगल में होंगे नहीं हो एनक्लोज, पर अगर आप एरियल व्यू से आपको देखेंगे तो आपको लगेगा कि वे रेक्टेंगल के अंदर बंद हैं। बट अगर हम बात करें क्रॉस शेप पैटर्न और क्रूसीफॉर्म, क्रॉस शेप पैटर्न और क्रूसीफॉर्म का मतलब एक ही होता है,
So you can say cross shape and cruciform are same, but cross shape और rectangle same नहीं होता है, क्योंकि क्या है, क्रॉस शेप आपकी चौराहे पर डेवलप होती है, क्रूसीफॉर्म का या क्रॉस शेप, पर जो आपका रेक्टेंगुलर सेटलमेंट होती है, देखिए लुक अलाइक है, आई डू अग्री। जो मैंने आपको रेक्टेंगुलर पैटर्न में बताया, तो आप वीडियो थोड़ा बैक करके देख सकते हैं कि वो भी आपको सेम दिखेगा, बट वो थोड़ा डिफरेंस इसलिए आया था क्योंकि अगर आप उसे एरियल व्यू देखोगे तो आपको रेक्टेंगल में एंक्लोज होते हुए दिखेगा। पर हाँ, एक चीज मैं और कहूंगा, क्योंकि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीबीएसई क्लास 12 एग्जाम ऑफ ज्योग्राफी, तो आप क्रॉस शेप पैटर्न और रेक्टेंगुलर पैटर्न आपके लिए एक ही है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपके क्वेश्चन के बाद एक तरह से मार्किंग स्कीम चेक की थी, एंड एक बार बताऊं तो मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया था इसमें, बट देन आई गॉट इट कि मतलब क्या प्रॉब्लम्स हैं इसमें। तो इसमें क्या है कि आपकी जो सीबीएसई में अगर आप इसे आंसर करते हैं, अगर आपका एक बार ये डायग्राम आया था, आई थिंक 2016 में सीबीएसई ने पूछा था, इस डी डायग्राम आपको दिया था कि आइडेंटिफाई द नेम ऑफ सेटलमेंट, तो सीबीएसई ने वहां पर दिया था कि क्रॉस शेप पैटर्न और रेक्टेंगुलर पैटर्न, यानी सीबीएसई ने माना है कि क्रॉस शेप पैटर्न और रेक्टेंगुलर पैटर्न सेम ही है। तो अगर आपका एग्जाम में आए ये डायग्राम, तो आप उसमें क्रॉस शेप पैटर्न भी लिख सकते हो या रेक्टेंगुलर पैटर्न भी लिख सकते हो, सेम ही होगा। बट वैसे अगर आप जनरली देखो, मैंने जो आपको बताया कि रेक्टेंगुलर पैटर्न थोड़े डिफर करती है, बट सीबीएसई क्लास 12 का एग्जाम क्योंकि आपको देना है, तो आपको अगर ये डायग्राम आए तो इन शॉर्ट, इन ब्रीफ आप ये समझ लीजिए कि क्लास 12 बोर्ड्स वालों के लिए ये जो आपका ये डायग्राम है, दिस डायग्राम, ये आपका क्रॉस शेप पैटर्न भी है, क्रूसीफॉर्म भी है एंड रेक्टेंगुलर पैटर्न भी है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ रूरल सेटलमेंट। तो रूरल सेटलमेंट्स अब तक हमने पढ़ा, उनके पैटर्न हमने पढ़े, उनके टाइप्स हमने पढ़े। अब हम आते हैं प्रॉब्लम्स पे। देखिए हर एक सेटलमेंट की अपनी एक प्रॉब्लम होती है, चाहे वो रूरल हो चाहे वो अर्बन हो। अर्बन के बारे में हम आने वाली स्लाइड में पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ते हैं रूरल सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम के बारे में। तो देखिए सबसे ज्यादा अगर रूरल सेटलमेंट की प्रॉब्लम के बारे में अगर आपको लिखने को आए, तो सबसे पहले तो आपको ये मेंशन जरूर कर दीजिएगा कि डेवलपिंग कंट्रीज में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज में तो एक तरह से यूएसए हो, रशिया हो, इन सब कंट्रीज में तो एक तरह से अच्छा डेवलपमेंट प्लान्स एक तरह से ले किए हैं गवर्नमेंट ने, तो वहां इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं। बट मेन प्रॉब्लम आपकी आती है डेवलपिंग कंट्रीज में, क्योंकि यहाँ रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता है, फार्मर्स को एक तरह से प्रॉपर इरिगेशन का सिस्टम नहीं है, वेल्स एंड ट्यूबवेल्स की कनेक्टिविटी नहीं है, एंड पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स ये भी अवेलेबल नहीं हो पाते, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है। कई रीजन्स तो ऐसे हैं जहाँ रोड्स डेवलप नहीं है, डेवलपिंग कंट्रीज की मैं बात कर रहा हूँ। सेकंड है आपका इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई। तो जैसा मैंने आप सबसे कहा कि रूरल सेटलमेंट्स की मेन ऑक्यूपेशन होता है आपका एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर में पानी का क्या रोल है ये आप सभी जानते हैं। तो इनएडिक्वेट वाटर सप्लाई, पानी की इतनी अच्छी सप्लाई नहीं हो पाती है, जिससे कई बार क्रॉप्स खराब हो जाती हैं, और यही प्रॉब्लम रहती है रूरल सेटलमेंट्स की। थर्ड इज वाटरबोर्न डिजीजेस लाइक कॉलेरा आर कॉमन। तो रूरल सेटलमेंट्स में वाटरबोर्न डिजीजेस, कई डिजीजेस, कई बीमारियां भी कॉमन रहती हैं। उसका एक एग्जांपल है कॉलेरा, जो कि वाटरबोर्न डिजीज है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इतना ध्यान नहीं दिया जाता आपके हेल्थ पे एंड क्लीनलीनेस पे, और इसीलिए आपने स्वच्छ भारत मिशन के बारे में पढ़ा था कि इसीलिए रूरल एरिया से ओपन डेफिकेशन फ्री करने के लिए हमारी गवर्नमेंट ने एसबीएम को लॉन्च किया था, क्योंकि इनसे कई सारी बीमारियां पैदा होती थी एंड रूरल सेटलमेंट्स एक तरह से बहुत खराब हो जाती थी। नेक्स्ट इज ड्राउट्स एंड फ्लड्स आर आल्सो अफेक्ट द रूरल सेटलमेंट्स। तो हम बात करें रूरल सेटलमेंट्स की, तो हम सब जानते हैं कि जो ड्रॉट्स एंड फ्लड्स हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, एक लाइन सिंपली मैं बोलूं, जो बुक 2 का 5th चैप्टर लैंड रिसोर्स एंड एग्रीकल्चर, दैट ड्रॉट्स एंड फ्लड्स आर ट्विन मीनेस ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। तो देखिए कई बार क्या होता है कि अगर आप देखेंगे तो राजस्थान का कोई एग्रीकल्चर एरिया है, राजस्थान एंड गुजरात में बहुत कॉमन होता है, एंड इवन महाराष्ट्र, वहां आप देखेंगे कि एक सीजन में आपका ड्राउट आ जाएगा एंड अगले सीजन में आपके फ्लड्स आ जाएंगे। तो इस तरह से जो रूरल सेटलमेंट्स होती हैं वो पूरे साल भर ड्राउट्स एंड फ्लड्स में रहेंगी, तो वो कल्टीवेशन नहीं हो पाती इसलिए, और इससे रूरल सेटलमेंट्स बुरी तरह अफेक्ट होती हैं। नेक्स्ट इज एब्सेंस ऑफ टॉयलेट एंड वेस्ट डिस्पोजल आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम। तो हमारी कंट्री इंडिया की ही बात करें तो रूरल सेटलमेंट्स में आपके टॉयलेट्स को बिल्ड करने पे इतना फोकस नहीं दिया जाता है, लोग खुले में एक तरह से शौच करते हैं, ये सब आपने सुना होगा, ओपन डेफिकेशन जिसे हम कहते हैं। तो एब्सेंस ऑफ टॉयलेट की प्रॉपर अवेलेबिलिटी ना हो पाना, एंड वेस्ट डिस्पोजल, लोग खुले में कूड़ा फेंक देते हैं, क्योंकि अर्बन सेटलमेंट्स में तो क्या होता है कि देयर इज अ फाइन पेनल्टी, कि अगर आप कहीं ऐसे खुले प्लॉट में कूड़ा फेंकेंगे तो आप पे फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगी, फिर भी लोग करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट रूरल सेटलमेंट्स में इन चीजों को चेक करने वाला भी कोई नहीं होता है, तो इसलिए वेस्ट डिस्पोजल, ये सब चीजें जो होती हैं उनसे प्रॉब्लम क्रिएट होती है।
नेक्स्ट इज मड हाउसेस आर प्रोन टू डैमेज एंड आर पोअरली वेंटिलेटेड। तो अब हम रूरल सेटलमेंट्स की बात करें तो फर्स्ट पिक्चर जो आपके दिमाग में आती है, क्योंकि हम बचपन से कार्टून वगैरह देखते आ रहे हैं, तो वो ये होती है कि रूरल सेटलमेंट्स है, वहाँ पेड़ है एंड देयर इज अ काइंड ऑफ हट और झोपड़ी जिसे हम कहते हैं। तो मड हाउसेस जो होते हैं दे आर प्रोन टू डैमेज। वो कभी आंधी तूफान आए तो कई बार क्या होता है कि लोगों के घर वो टूट जाते हैं, तबाह हो जाते हैं एंड दे आर पुअरली वेंटिलेटेड। वहाँ वेंटिलेशन भी इतना अच्छा नहीं होता है एंड कई बार ऐसी खबरें भी आपको सुनने मिलती होंगी कि विलेज एरिया में रात को कोई सोया एंड सुबह को नहीं उठा, क्योंकि वो मड हाउस था, एक तरह से रात को एक तरह से वेंटिलेशन प्रॉपर ना होने की वजह से उसकी डेथ हो गई। तो पुअरली वेंटिलेटेड होते हैं, इनसे कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट इज अनमेटेड रोड्स एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन ऑल्सो अ प्रॉब्लम। तो रूरल एरियाज की हम बात करें तो जो वहाँ की रोड्स होती हैं दे आर नॉट पक्का रोड्स। पक्का रोड्स आपकी होती हैं, मतलब जो आपकी सिटीज की होती हैं एक तरह से मेटल्ड रोड जिसे हम कहते हैं। रूरल एरियाज में आपकी अनमेटल्ड रोड्स होती हैं, जो खाली एक तरह से मिट्टी की बनी होती हैं, रोड्स प्रॉपर नहीं होती है और एक बारिश आए और वो धुल जाती हैं और खराब हो जाती हैं, और वहाँ कम्युनिकेशन भी प्रॉपर नहीं होता है। इससे रूरल सेटलमेंट्स की एक प्रॉब्लम है, अनमेटल्ड रोड्स एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। लास्ट इज इम्प्रॉपर हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो आज भी हम डेवलपिंग कंट्रीज पर ही हम चल रहे हैं रूरल सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम पे। तो आज भी हम अपने इंडिया पर देखें तो हमारे इंडिया में कई सारी ऐसी रूरल सेटलमेंट्स हैं जहाँ आपकी हेल्थ एंड एजुकेशनल फैसिलिटीज अवेलेबल नहीं है। इसीलिए हमने आपका पढ़ा था कि माइग्रेशन क्यों हो रहा है। माइग्रेशन रूरल एरिया से इसीलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पर आप लिखते हैं इसको एक पुश फैक्टर कि लोग रूरल टू अर्बन क्यों जा रहे हैं, क्योंकि रूरल एरियाज में आपकी हेल्थ प्रॉपर नहीं होती है, एजुकेशनल फैसिलिटीज अच्छी नहीं होती हैं, इसलिए पीपल माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है अर्बन सेटलमेंट्स। अर्बन सेटलमेंट्स को आप अर्बन एरियाज कहें, बात एक ही है, या सिटीज कहें, तो रैपिड अर्बन ग्रोथ इज अ रीसेंट फिनोमेना। तो अगर हम बात करें अर्बन सेटलमेंट्स में रैपिड ग्रोथ की, तो 1800 ईयर में जब आपका 1800 ईयर चल रहा था तो वर्ल्ड की सिर्फ 3% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रह रही थी। बट अगर आप 2001 में आपके एनसीईआरटी डेटा को ही लेकर चल रहा हूँ, तो 2001 में अगर हम देखें तो वर्ल्ड की 48% आपकी पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में रहने लगी। दिस इज कॉल्ड रैपिड अर्बन ग्रोथ विच इज अ रीसेंट फिनोमेना। पहले नहीं होती थी, बट इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे जैसे आया उसके साथ लोगों ने एजुकेशन अच्छी लेनी, प्रॉपर एजुकेट हुए लोग, उन्हें पता चला कि सिटीज में रहने का फायदा क्या है, इसलिए लोग अर्बन एरियाज में सेटल हुए। सेकंड आपका लंदन वाज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच 1 मिलियन पॉपुलेशन इन 1810। तो जो आपकी लंदन है वो वर्ल्ड की पहली अर्बन सेटलमेंट थी, और इसको मैं अंडरलाइन कर दूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि विच वाज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच 1 मिलियन पॉपुलेशन। तो हमारी जो लंदन सिटी है, हमारी नहीं है, मतलब ब्रिटेन की है, वर्ल्ड की जो लंदन है, इट वाज द फर्स्ट अर्बन सेटलमेंट टू रीच 1 मिलियन पॉपुलेशन। यानी लंदन पहली ऐसी वर्ल्ड की सेटलमेंट थी जिसने 10 लाख का आंकड़ा पार किया, 10 लाख पॉपुलेशन क्रॉस की यहाँ इन 1810। और 2001 की मैं बात करूं तो वर्ल्ड की 48% जो पॉपुलेशन थी वो अर्बन एरियाज में रह रही थी। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। तो अर्बन सेटलमेंट्स की हम बात करें तो इनको भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला बेसिस है पॉपुलेशन साइज। तो पॉपुलेशन साइज एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है अर्बन सेटलमेंट्स को क्लासिफाई करने का। तो कोलंबिया की मैं बात करूं जो आपकी कंट्री है इन साउथ अमेरिका, यहाँ अगर किसी भी एरिया की पॉपुलेशन 1500 या फिर उससे ज़्यादा हो जाती है तो उसे क्लासिफाई कर लिया जाता है कि एक अर्बन एरिया है। आसान शब्दों में कोलंबिया कंट्री जो आपके साउथ अमेरिका में है, और ध्यान से देखिएगा इस पॉपुलेशन साइज को क्योंकि इसके बेसिस पे क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर्स में। तो पॉपुलेशन साइज 1500 होना चाहिए कोलंबिया में किसी भी एरिया को अर्बन एरिया बनने के लिए। और इंडिया की हम बात करें तो हमने पढ़ा है सेंसस 1991 में बताया गया कि हमारी कंट्री इंडिया में अगर अर्बन एरिया आपको बनना है तो उसके लिए आपको 5000 पॉपुलेशन चाहिए पड़ेगी। पर ध्यान रखिएगा इंडिया में सिर्फ यही नहीं है कि अगर 5000 पॉपुलेशन हो जाए, इसके साथ कई चीजें और भी हैं। लाइक आपने पढ़ा कि म्युनिसिपैलिटी बोर्ड होना चाहिए वहां पर, और दूसरा है वहाँ की 75% मेल पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में होनी चाहिए, और जो डेंसिटी है वो इट शुड बी अराउंड 400 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। तो ये सब चीजें हैं जो इंडिया में अर्बन एरिया बनने के लिए लागू होती हैं। नेक्स्ट इज 250% रिक्वायर इन डेनमार्क फॉर एन अर्बन एरिया। तो डेनमार्क में सिर्फ 250 लोग चाहिए किसी भी एरिया में अर्बन एरिया बनने के लिए। मान लीजिए अगर किसी भी एरिया में डेनमार्क की बात हो रही है, वहाँ 250 से ज्यादा लोग हैं तो अर्बन एरिया हो जाएगा। सेकंड है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पर भी क्या नाम कहते हैं अर्बन सेटलमेंट्स को क्लासिफाई किया जाता है। तो कुछ कंट्रीज में इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर आल्सो टेकन फॉर अर्बन एरिया डेजिग्नेशन। तो कई कंट्रीज में क्या होता है कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, लाइक अगर एक एरिया में इतने परसेंट से ज्यादा लोग इस सेकेंडरी और टर्शियरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं तो वो अर्बन एरिया होगा। तो इस तरह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर को भी लिया जाता है।
एग्जाम्पल है इटली। इटली में अर्बन एरिया, किसी भी एरिया को अर्बन एरिया मान लिया जाता है अगर वहाँ की 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन नॉन एग्रीकल्चरल वर्क में इन्वॉल्व है। और अगर हम अपनी कंट्री इंडिया की बात करें तो ये क्राइटेरिया हमारे यहाँ 75% है कि हमारे यहाँ 75% से ज़्यादा मेल वर्कर्स जो होने चाहिए, दे शुड बी एंगेज्ड इन नॉन एग्रीकल्चर वर्क। नेक्स्ट हमारा एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन लाइक इंडिया में हमने पढ़ा कि म्यूनिसिपैलिटी कहीं पर भी होगी तो वो अर्बन एरिया हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंडिया में इसलिए फोकस करके बता रहा हूँ क्योंकि आप एग्जांपल इंडिया का अच्छे से लिख सकते हैं वहां पर ये भी है कि आपको एक वर्ल्ड का एग्जांपल भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये आपकी इंडिया पीपल एंड इकोनॉमिक बुक का चैप्टर नहीं है, ये आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी है जो आपका पूरा वर्ल्ड को लेकर चलती है, तो इसमें वर्ल्ड का भी एग्जाम्पल दीजिएगा। एडमिनिस्ट्रेशन की मैं बात करूं तो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप लाइक इंडिया म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड है, अगर वो कहीं पर भी हो तो कुछ कंट्रीज में उसे आपकी अर्बन एरिया मान लिया जाता है। ब्राजील की मैं बात करूं तो कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अगर वहां पर होगा, लाइक कोई भी गवर्नमेंट का ऑफिस हो जाएगा, उसे अर्बन कंसिडर कर लिया जाएगा। किसी भी एरिया में अगर गवर्नमेंट का ऑफिस होगा, उसे एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर होगा, उसे आपका अर्बन क्लासिफाई कर लिया जाएगा। इंडिया में अगर कहीं पर म्यूनिसिपैलिटी होती है या कैंटोनमेंट बोर्ड होता है, उसे अर्बन क्लासिफाई कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज लोकेशन। लोकेशन भी आपका एक ऐसा फैक्टर है जो अर्बन सेटलमेंट्स की लोकेशन को एक तरह से अफेक्ट करता है कि वो कहाँ पर सेटअप हो। वो इसलिए क्योंकि मान लीजिए जो माइनिंग टाउन्स हैं, वो अगर माइनिंग टाउन्स कहीं पर सेटअप हो रहे होंगे तो वो चाहेंगे कि उनके आसपास वैल्यूएबल मिनरल्स अवेलेबल हों जहां से वो माइनिंग कर सकें। वैसे ही जो हॉलिडे रिजॉर्ट की साइटिंग रिक्वायरमेंट होंगी, साइटिंग मतलब एक तरह से लोकेट होने की रिक्वायरमेंट होंगी, वो ये होंगी कि वहाँ पर अच्छे से ग्रीनरी हो। ऐसा तो नहीं होगा कि आपका हॉलिडे रिजॉर्ट एक तरह से आपका सिटी के बीचों बीच होगा, क्राउडेड एरिया होगा, पोल्यूशन ज़्यादा होगा, वहाँ पर आपको हॉलिडे रिजॉर्ट देखने को नहीं मिलेंगे। और इंडस्ट्रियल टाउन दूसरी ओर आप देखेंगे तो इंडस्ट्रियल टाउन जो आपका होगा बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में होगा, पोल्यूशन वहाँ सबसे ज़्यादा होगा। लाइक दिल्ली की मैं बात करूँ तो इंडस्ट्रीज कई ज़्यादा है वहाँ पर, तो वहाँ पर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, एयर इतनी प्योर नहीं होगी। तो इन लोकेशन भी एक ऐसा फैक्टर जो अर्बन सेटलमेंट की लोकेशन को एक तरह से अफेक्ट करता है कि जो आपका हॉलिडे रिजॉर्ट होगा उसकी लोकेशन अलग होगी विद दैट ऑफ इंडस्ट्रियल टाउन। इंडस्ट्रियल टाउन अगर कहीं पे सेटअप होना होगा तो उसे पावर की जरूरत होगी, वहां पर लेबर, ये सब चीजों की। और हॉलिडे रिजॉर्ट को चाहिए होगा एक अच्छा एनवायरनमेंट। और वैसे ही माइनिंग टाउन्स हैं विच रिक्वायर प्रेजेंस ऑफ वैल्यूएबल मिनरल्स। और लास्ट हम कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं जो आपकी एनसीईआरटी में ही दिए थे कि लोकेशन ऑफ एंशिएंट अर्बन सेंटर्स वर बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इन फर्टाइल लैंड। तो जो हमारे एंशिएंट अर्बन सेंटर्स थे, लाइक आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बात करो या मेसोपोटामिया की बात करो, तो वो बेस्ड थे ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर एंड फर्टाइल लैंड। जितनी भी आपकी जो पुरानी सिविलाइजेशन है, चाहे आप इजिप्शियन कहें या आपकी मेसोपोटामियन, ये सेटअप हुई आपकी जहां पर वाटर एंड फर्टाइल लैंड अवेलेबल हो। पर आज के दिन की हम बात करें तो टेक्नोलॉजी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अर्बन एरियाज को फार ऑफ फ्रॉम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल से भी लोकेट करने का। मान लीजिए अगर एक अर्बन सेटलमेंट है, वो वाटर सप्लाई, सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई के पास लोकेटेड नहीं है, पर उसके पास टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी है कि वो किसी दूर दराज के इलाके से पाइप्ड वाटर अपने लोकेशन में ले ले, तो इसको हम कहते हैं कि टेक्नोलॉजी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लोकेटिंग अर्बन एरियाज फार फ्रॉम सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल। आज के प्रेजेंट डे में जरूरी नहीं है कि जो आपकी अर्बन एरियाज हो वो सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल के नजदीक ही लोकेट हो। पाइपलाइंस के थ्रू भी इंडस्ट्रीज में कोल वगैरह इन लिक्विडिफाइड फॉर्म एंड पेट्रोलियम ये सब ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो टेक्नोलॉजी आज एक इंपॉर्टेंट रोल है। अब जरूरी नहीं है कि जो रॉ मटेरियल है उसके पास ही अर्बन एरिया से लोकेट होना पड़े। लास्ट इज सिचुएशन आल्सो प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स। तो सिचुएशन मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि सिचुएशन का मतलब वो कंडीशन होता है, वो कंडीशंस होते हैं, वो फैक्टर्स होते हैं विच अफेक्ट द लोकेशन ऑफ साइट। मतलब किस तरह से आपके जो साइट की चॉइस होगी, मतलब जहां पर सेटअप अपनी प्लांट्स, बिल्डिंग्स ये सब आपको करनी है, वहां के जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं उनको हम सिचुएशन कहते हैं। सिचुएशन लाइक आपका क्लाइमेट अच्छा होना चाहिए एंड आपका वाटर अवेलेबिलिटी, पावर की, इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी, ये सब सिचुएशन होते हैं। सिचुएशन का सिंपल मतलब विच अफेक्ट द चॉइस ऑफ साइट। और ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन एक्सपेंशन ऑफ टाउन्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स की। तो पुराने जितने भी टाउन थे, चाहे आप एंशिएंट पीरियड की बात करें, उससे बाद की बात करें, लाइक हड़प्पन सिविलाइजेशन हम पढ़ते हैं, मेसोपोटामिया के बारे में हम पढ़ चुके हैं, तो उनमें क्या था कि जितने भी सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन थे एंड डिफेंस, रिलीजियस इंपॉर्टेंस, जितनी भी जगहें थी वहां पर आपके टाउन सेटअप होते थे। लाइक मेसोपोटामिया में हमने पढ़ा था कि जो टेम्पल होता था एक मेसोपोटामिया का, उसके आसपास लोग सेटल होते थे एंड उसके आसपास ही किंग अपने सेंटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बनाते थे। एंड डिफेंस एंड रिलीजियस इंपॉर्टेंस, तो पुराने समय में यही होता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन, ये इतने फंक्शंस जो
एरियाज परफॉर्म करते थे उन्हीं के पास एक तरह से टाउन सेटअप होते थे। इंडिया की मैं बात करूं तो इंडिया में आपने मुगल पीरियड हो या उससे पहले का समय जब राजपूत किंग्स एक तरह से काफी रूलिंग एलिट्स थे उस समय के, तो उस समय एक दिल्ली एक इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ करता था कि दिल्ली में सब एक तरह से कब्जा करना चाहते थे कि दिल्ली वाज एन इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, वहाँ का डिफेंस भी बहुत अच्छा था एंड दिल्ली एक तरह से कहा जाता था कि हार्ट ऑफ इंडिया की एक तरह से, भले ही था ये नॉर्थ पार्ट में बट अगर आपने यहाँ पर एक तरह से कॉन्कर कर लिया इसको, क्योंकि मुगल डायनेस्टीज दिल्ली को एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर मानती थी, तो ये एक कहा जाता था बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर है। एंड पर आज की हम बात करें तो आज मैन्युफैक्चरिंग हो गया, रेजिडेंशियल हो गया, ट्रांसपोर्ट आर न्यू फंक्शंस ऑफ अर्बन सेंटर्स, कि अर्बन सेंटर्स में आज के दिन आप देखेंगे लाइक दिल्ली आप जाएंगे तो वहाँ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज होंगी, वहाँ रेजिडेंशियल एरियाज काफी ज्यादा अच्छे आपको अपार्टमेंट्स देखने को मिलेंगे आपको एंड बड़े बड़े विलास ये सब चीजें, एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज बहुत डेवलप होंगी, वहाँ आपकी मेट्रोज चल रही होंगी, वहाँ आपके एयरपोर्ट कई ज्यादा होंगे, वहाँ आपकी बस सर्विसेज 24/7 अवेलेबल होंगी, आर न्यू फंक्शंस ऑफ प्रेजेंट, ये अर्बन सेंटर्स के प्रेजेंट डे फंक्शंस हैं। पर थर्ड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है आपका कि टाउन्स परफॉर्म मल्टीपल फंक्शन बट वी रेफर टू दैट डोमिनेंट फंक्शन लाइक लंदन एज अ पोर्ट सिटी एंड चंडीगढ़ एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी। तो जितने भी टाउन्स हैं, मैं इंडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ क्योंकि वर्ल्ड की बुक है, तो जितने भी ग्लोबली टाउन्स हैं वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। लाइक हमारा दिल्ली है, दिल्ली में आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी है, दिल्ली कई सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है लाइक इट इज अ सेंटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सेंटर ऑफ ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें दिल्ली परफॉर्म करता है बट वी रेफर टू देयर डोमिनेंट फंक्शन। लाइक लंदन ऐसा नहीं है कि लंदन सिर्फ एक पोर्ट सिटी ही है, वो कई ज्यादा और फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, लाइक वहाँ कई ज्यादा एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स भी हैं गवर्नमेंट के, बट हम उनके डोमिनेंट फंक्शन को रेफर करते हैं कि लाइक हम लंदन को आज भी एज अ पोर्ट सिटी कहते हैं एंड चंडीगढ़ को हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी कहते हैं, दिल्ली की भी वही बात है, दिल्ली को भी हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिटी के नाम से ही रेफर करते हैं, मतलब हम उनका एक डोमिनेंट फंक्शन लेते हैं। लाइक अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई को हम सब जानते हैं, हम कहते हैं बिजनेस कैपिटल ऑफ इंडिया। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ बिजनेस ही होता है, फिल्म सिटी भी है वहाँ पर, आपका बॉलीवुड वहीं पर है, बट हम उसके एक डोमिनेंट फंक्शन को रेफर करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेंटर्स ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस। तो सबसे पहला है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स में आपके एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। अब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं तो इसमें इंक्लूड होते हैं आपकी नेशनल कैपिटल्स। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है हमारी कंट्री की कैपिटल न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में हमारे इंपॉर्टेंट ऑफिसेस हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स है, लाइक नॉर्थ ब्लॉक हो गया आपका, साउथ ब्लॉक हो गया जहाँ कई सारे मिनिस्ट्रीज के मेन हेड ऑफिस है, मेन सेक्रेटरीट हो गया आपका, एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी वहीं पर है। तो नेशनल कैपिटल्स हैविंग एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज इसके अंदर आती हैं और कुछ टाउन्स भी आते हैं जो एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसके एग्जांपल्स हैं न्यू दिल्ली एंड लंदन, जो कि आपके एक तरह से नेशनल कैपिटल्स के एग्जांपल हैं, एंड विक्टोरिया एंड अल्बानी वो टाउन्स के एग्जांपल हैं विच हैव एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। विक्टोरिया की मैं बात करूं तो ये आपका आता है ऑस्ट्रेलिया में, एंड अल्बानी आपका है न्यूयॉर्क में। सेकेंड आपका फंक्शन के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है ट्रेडिंग एंड कमर्शियल टाउन्स। तो वो टाउन्स जहां पर आपकी ट्रेडिंग एंड कमर्शियल का मतलब आप सब जानते हैं कि विच इज इंटेंडेड फॉर प्रॉफिट, मतलब प्रॉफिट मेकिंग ये सब चीजें होती हैं, ट्रेड वगैरह होता है, वो टाउन्स। तो यहाँ आपके एग्रीकल्चर मार्केट टाउन्स, जहाँ एग्रीकल्चर एक तरह से मंडियां आप कह सकते हैं, जहाँ एक्सपोर्ट के लिए काफी अच्छी अच्छी सब्जियां विदेशों में भेजी जाती हैं, एग्रीकल्चर मार्केट टाउन्स। बैंकिंग सेंटर्स, जो आपके बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेंटर्स हो मेन। ट्रांसपोर्ट नोड्स आर इंक्लूडेड, जो मेन ट्रांसपोर्ट नोड्स हो जहाँ एक जगह से दूसरे कई विदेशों में सामान भेजा जाता हो, गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंसेज में। इसके एग्जांपल्स हैं आपके विनीपेग। विनीपेग आपका ऑस्ट्रेलिया में है, एम्स्टरडैम आपका ये आपकी नीदरलैंड्स की कैपिटल है, आगरा इन इंडिया। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल टाउन्स। तो कल्चरल फंक्शन भी एक ऐसा फैक्टर है जिसके बेसिस पर हम अर्बन सेंटर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। कल्चरल टाउन्स में आपके प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज आते हैं, एक तरह से आपके तीर्थ स्थल जितने भी हैं, चाहे वो किसी भी रिलीजन के हो, मैं रिलीजन स्पेसिफिक नहीं हूँगा यहाँ पर, एंड हैव रिलीजियस इंपॉर्टेंस, इनकी बहुत रिलीजियस इंपॉर्टेंस होती है। एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, बहुत आसान चीज है, वाराणसी फॉर हिंदूज एंड मक्का जिसे आप कहते हैं फॉर मुस्लिम्स। लास्ट आप देख सकते हैं सिटीज ऑल्सो परफॉर्म एडिशनल फंक्शंस लाइक हेल्थ एंड रिक्रिएशन एंड इंडस्ट्रियल। तो इंडिया में ये एक प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ चुका है कि नेम द सिटी इन इंडिया विच परफॉर्म इंडस्ट्रियल फंक्शन। तो इसका आंसर आपका जमशेदपुर है, ध्यान में रखिएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर पॉइंट रखा है।
तो सिटीज इन सब क्लासिफिकेशन के बावजूद भी कुछ एडिशनल फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। लाइक आपका गोवा है, यहाँ पर आपकी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हैं, कई बड़े बड़े हॉस्पिटल्स यहाँ पर हैं। एंड रिक्रिएशन, गोवा का बीच कहें या आपके रिजॉर्ट्स कहें, एंड रिक्रिएशन मतलब एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज के लिए भी गोवा फेमस है। तो एक फंक्शन दो फंक्शन परफॉर्म करता है। एंड जमशेदपुर आपका इंडस्ट्रियल फंक्शन परफॉर्म करता है। नेक्स्ट आपका डू यू नो का बॉक्स है, आपको पता होना चाहिए। तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है कि इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री हु लिव इन अर्बन एरियाज। एक तरह से अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन का इंक्रीज आना, इसे हम अर्बनाइजेशन कहते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ अर्बनाइजेशन इज रूरल अर्बन माइग्रेशन। अब हम बात करें कि सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण क्या है कि अर्बनाइजेशन इतना इंक्रीज हुआ है, इतना रैपिड हुआ है। तो उसका रीजन है रूरल अर्बन माइग्रेशन। तो ड्यूरिंग द लेट 1990s, some 20 to 30 million people were leaving the countryside every year and moving into towns and cities. तो 1990s के लेट यानी 1999-98 इस पीरियड में अधिकतर लोग क्या कर रहे थे कि गांव से आपके शहरों में मूव कर रहे थे। ये इंडिया की भी बात है, इंडिया में भी सेम ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट के लिए जितने भी हमारे रूरल फोक थे, जितने भी रूरल इंडिविजुअल्स थे, वो अर्बन एरियाज सिटीज में जा रहे थे ताकि अच्छी जॉब उन्हें मिल सके एंड बेटर फैसिलिटीज मिल सके। इसलिए अर्बनाइजेशन इंक्रीज हुआ। डेवलप्ड कंट्रीज एक्सपीरियंस रैपिड अर्बनाइजेशन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। तो जो आपकी डेवलप्ड कंट्रीज थी उन्होंने अराउंड 1800, 19th सेंचुरी का मतलब होता है आपका 1800। ध्यान रखिएगा सेंचुरी की अगर आप कभी बात करें, जैसे दिस इज 21st सेंचुरी, तो उससे 21st सेंचुरी चल रही है तो साल चल रहा है 2020। तो 21st सेंचुरी चलती है तो उससे एक पहले आपका साल चल रहा होता है। तो उससे मतलब है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो थी उन्होंने रैपिड अर्बनाइजेशन एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग 19th सेंचुरी, यानी 1800 से 1899 के बीच के पीरियड में। और डेवलपिंग कंट्रीज की हम बात करें तो उन्होंने रैपिड अर्बनाइजेशन एक्सपीरियंस किया ड्यूरिंग सेकंड हाफ ऑफ 20th सेंचुरी। यानी ये पीरियड था आपका 1950s के बाद का 1999 तक। तो ये रीजन डेवलप्ड कंट्रीज ने क्यों 19th सेंचुरी में ही अर्बनाइजेशन एक्सपीरियंस किया, वो ये था क्योंकि यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन पहले पहुंच चुका था, यहाँ पर कई सारी चीजें डेवलप हो चुकी थी। एंड डेवलपिंग कंट्रीज में ये सब चीजें काफी बाद में आई। नेक्स्ट अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ टाउन्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म्स। तो फॉर्म्स की मैं बात करूं तो रूरल सेटलमेंट्स के फॉर्म्स में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीनियर पैटर्न, सर्कुलर पैटर्न। तो एक बात ध्यान से सुनिएगा कि जो अर्बन सेटलमेंट होती हैं आपकी, वो भी उसी फॉर्म में होती हैं। आपको ऐसा नहीं कि रूरल सेटलमेंट ही आपको एक तरह से चौराहे पर देखने को मिलेंगी क्रॉस शेप में, आपको अर्बन सेटलमेंट भी क्रॉस शेप में देखने को मिलेंगी, आपको अर्बन सेटलमेंट भी सर्कुलर शेप में देखने को मिलेंगी। सो फर्स्ट पॉइंट इज फॉर्म ऑफ सेटलमेंट, स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स आर आउटकम ऑफ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन। तो जो फॉर्म ऑफ सेटलमेंट की किस तरह की सेटलमेंट होगी एंड जो बिल्डिंग्स का स्टाइल होगा, ये एक तरह से आउटकम होता है, एक तरह से रिजल्ट होता है आपका हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशंस का। लाइक अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली का जो बिल्डिंग्स का स्टाइल है वो आपका मुगल स्टाइल की बिल्डिंग्स है। आपका रेड फोर्ट हो गया, आपका जितना पुराना किला, जितने मुगल पीरियड के जितने मॉन्यूमेंट्स हैं, ये सब आपको एक जो स्टाइल ऑफ बिल्डिंग्स होगा, जो वहां पर हवेलीज एंड ऑल हैं, वो सब पूरे उसके हिस्टोरिकल एंड कल्चरल ट्रेडिशन पे ही बेस्ड है। और जो वहाँ की फॉर्म ऑफ सेटलमेंट है, जो आप ओल्ड दिल्ली देखें, ओल्ड दिल्ली अगर कभी जाएं तो आप देखेंगे कि काफी क्लस्टर्ड सेटलमेंट्स है, काफी पास पास लोगों के घर हैं एंड देयर इज नो स्पेस, मतलब फ्री स्पेस ऐसी कोई नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। सेकंड इज सिटीज इन डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज हैव डिफरेंसेस। तो देखिए जो सिटीज डेवलपिंग कंट्रीज में होती हैं और डेवलप्ड कंट्रीज में होती हैं उसमें कुछ अंतर होता है। ये अंतर होता है आपका प्लानिंग में। जो डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वहां की सिटीज जो होती हैं वो इतनी अच्छे से प्लान नहीं होती है, वो अनप्लान्ड सिटीज होती हैं। और जो डेवलप्ड कंट्रीज की सिटीज होती हैं दे आर प्लान्ड। आप एक इमेज देख सकते हैं, ये एक सिटी है आपकी डेवलप्ड कंट्री की और दूसरी ओर आपकी ये सिटी है डेवलपिंग कंट्री की। सो डिफरेंस यही है कि एक सिटी आपकी प्लान्ड है एंड दूसरी सिटी आपकी अनप्लान्ड है। थर्ड इज मोस्ट अर्बन एरियाज इन डेवलपिंग कंट्रीज हैव इवॉल्व्ड विद इर्रेगुलर शेप्स लाइक चंडीगढ़। तो डेवलपिंग कंट्रीज में जितने अधिकतर अर्बन एरियाज हैं वो इवॉल्व होते हैं, वो एक तरह से बनते हैं विद इर्रेगुलर शेप्स लाइक चंडीगढ़। चंडीगढ़ हम कह एक प्लान सिटी सकते हैं, बट पुराने समय में क्या था कि वो एक इर्रेगुलर शेप से इवॉल्व हुई। पुराने समय में उसका शेप इतना अच्छा नहीं था, लेटर ऑन इट वाज प्लान्ड, उसे बाद में प्लान किया गया, बट स्टार्टिंग में इनिशियल में उसका शेप इतना प्लान नहीं था। और प्लान सिटीज के एग्जांपल आप देख लीजिए, दे आर के चंडीगढ़ एंड कैनबेरा। आई होप आपको क्लियर हुआ हो। नेक्स्ट है एडिस अबाबा द न्यू फ्लावर।
तो एडिस का मतलब होता है न्यू एंड अबाबा का मतलब होता है फ्लावर। तो एडिस अबाबा इथोपिया की कैपिटल है। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1878। इट इज लोकेटेड ऑन अ हिल टोपोग्राफी, मतलब एक हिल पे लोकेटेड है। यूनिवर्सिटी, मेडिकल कॉलेज एंड स्कूल मेक इट अ गुड एजुकेशन सेंटर। ये काफी एक अच्छा एजुकेशन सेंटर है क्योंकि यहाँ पर आपके एजुकेशनल फैसिलिटीज बहुत अच्छे से अवेलेबल हैं। एंड इट इज अ टर्मिनल स्टेशन फॉर जिबूती एडिस अबाबा रेल रूट। एक तरह से टर्मिनल स्टेशन लाइक ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेल रूट में आपने पढ़ा था टर्मिनल स्टेशंस क्या होते हैं। तो जिबूती एडिस अबाबा रेल रूट जो है उसका एक टर्मिनल स्टेशन है और यहाँ पर बोल एयरपोर्ट है। इट हैज विटनेस्ड अ रैपिड ग्रोथ। और इसकी मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर में इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया है और ना ही जो आपका नेक्स्ट टॉपिक कैनबेरा है उससे क्वेश्चन पूछा गया है। पर आप ये पढ़ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट हैं चीजें, लाइक बोल एयरपोर्ट हो गया आपका एंड दूसरा है आपका इट इज द टर्मिनल स्टेशन फॉर जिबूती एडिस अबाबा रेल रूट। क्योंकि आपके इस साल से 1 मार्क क्वेश्चन आएंगे एमसीक्यूज वगैरह, तो हो सकता है आपका सीबीएसई ये क्वेश्चन आपके दे दें क्योंकि 3 मार्क 4 मार्क में आज तक ये नहीं आए हैं क्वेश्चन एंड आई डोंट थिंक ये आएंगे। नेक्स्ट आपका कैनबेरा। तो कैनबेरा वाज प्लान्ड इन 1912 बाय वॉल्टर ग्रिफिन। ये चीज याद कर लीजिएगा कि किसने प्लान किया था कैनबेरा को। नाउ द सिटी हैज एक्सपेंडेड टू मेनी सेंटर्स। तो ज्यादा पढ़ने की चीज नहीं है इसमें। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट की। तो साइज ऑफ फंक्शंस के बेसिस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं। नंबर 1 टाउन। तो टाउन में क्या होता है, टाउन को अगर आप समझें, टाउन की सच कोई डेफिनेशन तो है नहीं, स्टार्टिंग में हमने पढ़ लिया था कि टाउन एंड विलेज के बारे में हम ऐसा कोई फैक्टर नहीं जिसके बेसिस पर हम यूनिवर्सली उसे क्लासिफाई कर सकें। तो टाउन में आपके फंक्शंस लाइक रिटेल, होलसेल ट्रेड एंड मैन्युफैक्चरिंग और उसके साथ साथ प्रोफेशनल सर्विसेज ये सब आपकी पाई जाती हैं। टाउन आपका एक लाइन एनसीईआरटी में कहता है कि इट कैन बी बेस्ट अंडरस्टूड विद द रेफरेंस टू अ विलेज। तो देखिए इसका मतलब ये है कि टाउन और विलेज में ज्यादा अंतर नहीं है क्योंकि हम जानते हैं हमारे पास कोई ऐसा फैक्टर नहीं है कि हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकें, ना ही पॉपुलेशन साइज और ना ही कोई और फैक्टर। तो टाउन और विलेज में ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर जो आता है वो ये है कि टाउन में आपकी रिटेल ट्रेड, होलसेल ट्रेड, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज, उसके साथ साथ प्रोफेशनल सर्विसेज लाइक आपके कॉलेजेस, स्कूल्स, ये सब चीजें आपको टाउन्स में मिल जाएंगी। सेकंड है आपका सिटी। सिटी आपकी टाउन से बड़ी होती है एंड फंक्शंस की हम बात करें, इकोनॉमिक फंक्शंस, वो भी टाउन से ज्यादा होते हैं। एग्जाम्पल, टाउन में अगर आपका एक कॉलेज सेटअप, कॉलेज मिल जाएगा आपको, पर सिटी में आपको एक पूरी यूनिवर्सिटी मिलेगी। सिटी की हम बात करें तो हैव ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स। यहाँ ट्रांसपोर्ट टर्मिनल्स, मेन स्टेशंस होंगे, मेजर इंस्टीट्यूशंस, चाहे वो आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हो या हेल्थ इंस्टीट्यूशंस हो, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज। सिटी में आपके ये कई सारी बड़ी बड़ी ऑफिसेज आती हैं, मेजर इंस्टीट्यूशन, ये सब चीजें आती हैं। और थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मिलियन सिटी क्या होता है, ध्यान रखिएगा। मिलियन सिटी 1 मिलियन में आपकी 10 लाख पॉपुलेशन होती है, तो वो सिटी जहां 1 मिलियन यानी 10 लाख पॉपुलेशन हो उसे हम मिलियन सिटी कहते हैं। नेक्स्ट है आपका कॉन्वर्बेशन। तो कॉन्वर्बेशन ये टर्म आपकी कॉइन करी थी पैट्रिक गिडीज ने। कॉन्वर्बेशन में क्या होता है कि जितने अलग अलग इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज होते हैं एक किसी भी लोकेशन में, लाइक दिल्ली की मैं बात करूं और इंडिया में, ध्यान रखिएगा जितने मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स हमारे हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दीज ऑल आर कॉन्वर्बेशन। ये कॉन्वर्बेशन का ही पार्ट है। तो इनके अंदर कई इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज आते हैं। लाइक दिल्ली की मैं बात करूं तो आपका जनकपुरी आ गया, सिकंदराबाद आ गया एंड द्वारका, ये सब आपके इंपॉर्टेंट टाउन सिटीज हैं। ये सब जब आपके कंबाइन होते हैं तो एक इंपॉर्टेंट कॉन्वर्बेशन बनाते हैं, विच इज दिल्ली। इसके एग्जांपल हैं टोक्यो, शिकागो एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली। टोक्यो की बात करें तो टोक्यो में भी आपके कई सारे इंपॉर्टेंट सिटीज एंड टाउन्स को कंबाइन करके टोक्यो कॉन्वर्बेशन बनती है। शिकागो में भी कई सारे इंपॉर्टेंट टाउन्स एंड सिटीज, उनको कंबाइन करके आपकी शिकागो कॉन्वर्बेशन बनती है। नेक्स्ट मेगालोपोलिस। तो कॉन्वर्बेशन के बाद हमारा आता है मेगालोपोलिस। मेगालोपोलिस इज अ सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन। इसका सिंपल मतलब होता है कि इट इज द यूनियन ऑफ कॉन्वर्बेशन। कॉन्वर्बेशन हमने पढ़ा कि कॉन्वर्बेशन में आपके टाउन्स एंड सिटीज कंबाइन करके बनता है। मेगालोपोलिस, मेगा सिटीज या मेगालोपोलिस बात एक ही है। इट इज द सुपर मेट्रोपॉलिटन रीजन, यानी इट इज द यूनियन ऑफ कॉन्वर्बेशन, यानी इट इज द यूनियन ऑफ मेट्रोपॉलिटन रीजन्स। लाइक इंडिया में दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, ये सब जो अगर आप इनको कनेक्ट करके देखें तो ये आपकी एक मेगा सिटी बनेगी क्योंकि इट इज द यूनियन ऑफ कॉन्वर्बेशन। जब आप सारे मेट्रोपॉलिटन रीजन्स को कनेक्ट कर देते हो तो आपकी मेगा सिटी बनती है। इसके एग्जांपल है बेंगलुरु टू चेन्नई। आप दिल्ली टू मुंबई भी लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बेंगलुरु टू चेन्नई लिखा है क्योंकि एक तरह से पास पड़ता है, तो ऐसे ही मैंने कन्वीनियंस के लिए बेंगलुरु टू चेन्नई लिख लिया। मेगालोपोलिस का सिंपल मतलब है मेगा सिटीज। इसके एग्जांपल है बेंगलुरु, चेन्नई एंड इट इज द यूनियन ऑफ कॉन्वर्बेशन। नेक्स्ट इज मिलियन सिटी। तो मिलियन सिटी वो सिटीज होती हैं जहां की पॉपुलेशन इज मोर देन 1 मिलियन, यानी 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन में आपकी मिलियन सिटी होती है। एंड मिलियन सिटी का नंबर इंक्रीज होता जा रहा है दिन प्रतिदिन क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। लंदन वाज द फर्स्ट टू रीच 1 मिलियन इन 1800। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं।
नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेगा सिटीज। तो मेगा सिटीज की हम बात करें तो मेगा सिटीज वो सिटीज होती हैं, आपकी मेगा सिटीज कहें आप उसे या मेगालोपोलिस कहें, जहां आपकी पॉपुलेशन इज मोर देन 10 मिलियन, यानी 1 करोड़ से ज्यादा जब आपकी पॉपुलेशन होती है तब हम उसे मेगा सिटी या मेगालोपोलिस कहते हैं। एंड न्यूयॉर्क इज द फर्स्ट मेगा सिटी। न्यूयॉर्क पहली ऐसी सिटी थी जिसने 1 करोड़ की पॉपुलेशन को क्रॉस किया था। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मेगा सिटी आज प्रेजेंट डे वर्ल्ड की हम बात करें तो इट इज 25। हालांकि बढ़ चुकी हैं, पर एनसीईआरटी के डेटा के अकॉर्डिंग इट इज 25 बिकॉज इट इज नॉट अपडेटेड, और एग्जाम में आए तो आपको एनसीईआरटी का डेटा ही लिखना है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेवलपिंग कंट्रीज में ह्यूमन सेटलमेंट्स, आप सब जानते हैं ह्यूमन सेटलमेंट्स का मतलब वो लोकेशंस जहां लोग रहते हैं उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। ये बात हो रही है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की। डेवलप्ड कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है क्योंकि गवर्नमेंट के पास इतनी कैपिटल होती है, इतने मेजर्स लेते हैं कि वो इसे कर्ब कर सकें। तो पॉपुलेशन जो होती है वो लैंड जितनी सपोर्ट कर सके उससे कई ज्यादा होती है। अगर दिल्ली की मैं बात करूं तो दिल्ली की डेंसिटी रीजन वाइज इंडिया में सबसे ज्यादा है। एज पर सेंसस 2011 इट इज 1197 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर, कि प्रति 1 स्क्वायर किलोमीटर का जो लैंड एरिया होता है उस पे 1197 लोग वहां पर लोकेटेड हैं। तो पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है कि लैंड उसे सपोर्ट कर ही नहीं पाती है। उसका उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होता है? कंजेस्टेड हाउसिंग। अब पॉपुलेशन ज्यादा होगी एंड लोग सिटीज में रह रहे होंगे तो वो कंजेस्टेड हाउसिंग में रह रहे होते हैं। कंजेस्टेड हाउसिंग का मतलब कि आपका और आपके पड़ोसी का घर इतना पास पास होता है कि आप उसके घर को टच कर सकते हो, इतने पास पास आपके घर बने होते हैं। लैक ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, प्रॉपर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती क्योंकि पॉपुलेशन आपकी इतनी ज्यादा होती है कि आप जो ड्रिंकिंग वाटर है वो किन किन लोगों को सप्लाई किया जाए। एंड सैनिटेशन, जो आपकी क्लीनलीनेस हाइजीन ये सब चीजें होती है वो सब इतनी बेटर नहीं होती है। एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपकी रोड्स हो गई, पावर आपको 24/7 इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पाती है, तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, आपको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती। ये सब चीजें हैं विच आर द प्रॉब्लम्स ऑफ ह्यूमन सेटलमेंट्स इन डेवलपिंग कंट्रीज। अब हम बात करेंगे अर्बन सेटलमेंट्स के प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अर्बन सेटलमेंट्स में क्या होता है कि आपकी जो सिटीज होती हैं दे आर अनप्लान्ड, प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती है। स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट डेवलपिंग कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज में आपकी सिटीज जो होती है वो बिल्कुल प्लान नहीं होती है। हालांकि हमारी कंट्री इंडिया में अब स्मार्ट सिटी मिशन गवर्नमेंट ने एक लॉन्च किया है, जिसके द्वारा वो सारी सिटीज को प्लान अच्छे से कर रही है, प्रॉपर कर रही है, ताकि ये सब जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनको कवर कर सकें। तो अनप्लान्ड सिटीज क्रिएट कंजेशन। तो हम ये सब जानते हैं कि अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग रूरल टू अर्बन एरियाज में माइग्रेट कर रहे हैं फॉर वर्क एंड एम्प्लॉयमेंट। उससे क्या हो रहा है कि कंजेशन, जो अर्बन एरियाज में कंजेस्टेड बनते जा रहे हैं, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा हो रही है कि लोगों को सांस लेने तक की जगह नहीं है। सेकंड इज शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, ग्रोथ ऑफ स्लम्स आर फीचर्स ऑफ मॉडर्न सिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो अगर आपसे बात करें फीचर्स ऑफ मॉडर्न सिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज, तो मॉडर्न सिटीज जो डेवलपिंग कंट्रीज में लाइक दिल्ली, मुंबई, इन सब के हम फीचर्स की बात करें तो दे आर शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, लोगों के पास रहने की जगह नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है। एंड ग्रोथ ऑफ स्लम्स, स्लम इतने बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली की मैं बात करूँ तो सीमापुरी का जो रीजन है आपका पूरा स्लम रीजन है। एंड आपका जो मुंबई है इट इज धारावी, धारावी पूरा आपका स्लम रीजन है। तो लोग इसलिए वहां रह रहे हैं क्योंकि शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग है, लोगों के पास घर बनाने की जगह नहीं है। जो वेल ऑफ लोग हैं वो तो आपके अपार्टमेंट्स एंड बिग बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, बट जिनके पास एक तरह से कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है, एंड पुअर लेबर्स हैं, वो सब आपके इन रीजन्स में रहते हैं, इन एरियाज में रहते हैं, इन अनहाइजीनिक कंडीशंस। सो दीज आर द फीचर्स ऑफ मॉडर्न सिटीज इन डेवलपिंग कंट्रीज। थर्ड इज इंक्रीजिंग पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स एंड स्क्वाटर सेटलमेंट्स। तो जो डेली बढ़ती जा रही पॉपुलेशन, हमारी कंट्री इंडिया में अराउंड 130 करोड़ पॉपुलेशन है, अब वो बढ़ती जा रही है, लैंड एरिया तो फिक्स है, तो अब वो रहते हैं दिस काइंड ऑफ सेटलमेंट्स में। ये 1 हेक्टेयर का अगर प्लॉट होगा तो उसमें आपकी इस तरह की सेटलमेंट्स बनी होंगी। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपकी 4 व्हीलर निकलने की भी जगह नहीं है, आपकी 4 व्हीलर तो यहाँ चल ही नहीं सकती। यहाँ पर आप यू कैन ओनली रन अ 2 व्हीलर, वो भी मुश्किल से, क्योंकि देखिए आपको कितनी नैरो स्ट्रीट्स हैं एंड हाउसेज आर कंजेस्टेड, कितने पास पास बने हुए हैं, यू कैन इवन टच द वॉल ऑफ योर नेबर। तो आई होप आपको क्लियर हुआ हो। और हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो मोस्ट ऑफ द मिलियन प्लस सिटी इनहैबिट्स 1/4 ऑफ द पॉपुलेशन इन इलीगल सेटलमेंट्स। तो जितनी भी हमारी कंट्री में मिलियन प्लस सिटीज हैं जहां 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, वो 1/4 यानी 25% जो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन है, मान लीजिए उसकी 25% पॉपुलेशन जो होगी उन मिलियन प्लस सिटीज की, 10 लाख में से जो 25% पॉपुलेशन होगी वो इलीगल सेटलमेंट्स यानी स्लम्स वगैरह में अवैध तरीके से रह रही होती हैं। नेक्स्ट इज इन एशिया अबाउट 60% ऑफ पॉपुलेशन लिव्स इन स्लम्स। तो हम ये सब जानते हैं कि एशिया की हम बात करें तो सबसे बड़ी कंट्री, सेकंड मोस्ट बिग कंट्री इन पॉपुलेशन वाइज विच इज इंडिया। तो इंडिया की हम बात करें तो इंडिया का सबसे बड़ा स्लम है धारावी, ऑल्सो वो एशिया का सबसे लार्जेस्ट स्लम है। तो एशिया में 60% जो पॉपुलेशन है, एशिया की मैं बात कर रहा हूँ, दे लिव इन स्लम्स। तो आई होप आपको समझ आया हो।
लास्ट स्लाइड में हमने अर्बन सेटलमेंट्स की प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ा। अब हम वन बाय वन सारी सब डिवाइड करके उन प्रॉब्लम्स को पढ़ेंगे। लाइक सबसे पहले हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, फिर हम सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे, फिर एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स ये होती हैं कि जो लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज होती हैं वो लोगों को मजबूर कर देती हैं कि वो रूरल टू अर्बन एरियाज में आए। उससे क्या होता है कि एक सबसे पहला तो वहाँ की पॉपुलेशन बढ़ती है, एंड दूसरा ये कि माइग्रेंट पॉपुलेशन जनरेट स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर फोर्स व्हिच ऑलरेडी एग्जिस्ट इन अर्बन एरियाज। तो देखिए क्या होता है कि रूरल एरियाज में अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो अब वहां पर काम नहीं होगा, क्योंकि वहां पर इतनी अपॉर्चुनिटीज अच्छे से अवेलेबल नहीं होती हैं। तो वो क्या करते हैं कि वो लोग अब जाएंगे सिटीज में। अब सिटीज की पॉपुलेशन वो बढ़ा देंगे, क्योंकि वहां ऑलरेडी आपके स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड, क्योंकि क्या है कि विलेज जितने भी हैं पहले के लोग भी वहां जा चुके हैं, सिटीज में वो माइग्रेट कर चुके हैं। अब और अगर सिटीज में जाएंगे तो वो सिटीज ओवर क्राउडेड हो जाएंगी। इससे इकोनॉमिक प्रॉब्लम ये होंगी कि अर्बन एरियाज में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज और कम हो जाएंगी। सेकेंड है आपका सोशियो कल्चरल प्रॉब्लम्स। तो जो सिटीज आपकी होती हैं दे हैव इनएडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका हेल्थ एंड एजुकेशन आता है। तो देखिए ये हम बात तो करते हैं कि सिटीज की, लाइक सिटीज में आपकी हेल्थ एंड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज अच्छे से अवेलेबल होती हैं, बट अगर बहुत सारी पॉपुलेशन जो रूरल पॉपुलेशन है अगर वो ओवरक्राउड कर दें आपकी सिटीज को, तब क्या वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हो पाएंगी हर इंसान को? नहीं। तो दिस वे सिटीज हैव इनएडिक्वेट सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। उनके पास हेल्थ एंड मेडिसिन ये सब चीजें तो होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं, पर वो लार्ज मास के लिए नहीं अवेलेबल हो पाता है, जो एक तरह से माइग्रेट करती हैं फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज एंड फेस सेवरल सोशल इल्स। लाइक आपका आ गया ड्रग अब्यूज एंड ऑल दिस थेफ्ट एंड क्राइम्स। तो ये सब सिटीज एक तरह से इन सेवरल सोशल इल्स को फेस करती हैं। सेकंड इज लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड एजुकेशन लीड्स टू थेफ्ट एंड क्राइम्स। तो इनका सबसे बुरा असर पड़ता है आपकी यूथ पॉपुलेशन पे, क्योंकि उनके पास वर्क करने को एक अपॉर्चुनिटी नहीं होती है, एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, और एजुकेशन पढ़ाई उनकी इतनी अच्छी होती नहीं है। एंड गाइज यू ऑल आर लकी टू हैव एजुकेशन, टू हैव द अपॉर्चुनिटी टू गेन एजुकेशन, टू गेन नॉलेज, बट उनके पास ये अपॉर्चुनिटीज नहीं होती हैं। उससे क्या होता है कि वो थेफ्ट एंड क्राइम्स इन सब में इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड अपनी लाइफ खराब कर लेते हैं। कई बार तो क्या होता है कि वो कई ऐसे एक तरह से रैकेट्स में फंस जाते हैं, लाइक ड्रग रैकेट्स में फंस जाते हैं, जिसके बाद वो कभी बाहर नहीं निकल पाते हैं। थर्ड इज मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज डिस्टॉर्ट द सेक्स रेशियो। तो ये हम सब जानते हैं कि रूरल एरिया से मेल ही माइग्रेट करते हैं अर्बन एरियाज के लिए। ऐसा नहीं होता कि फीमेल ही माइग्रेट करती हैं। जो मेन हमारी कंट्री इंडिया में या डेवलपिंग कंट्रीज जितनी भी है वर्ल्ड की, वहाँ क्या होता है, वहाँ मेल सेलेक्टिव माइग्रेशन होता है अर्बन एरियाज में। लाइक विमेन आर लेफ्ट बिहाइंड इन रूरल एरियाज। उससे क्या होता है, जो सेक्स रेशियो होता है वो खराब हो जाता है। डिस्टॉर्ट का मतलब होता है खराब होता है। अर्बन एरियाज में क्या होता है, अर्बन एरियाज में क्या होगा कि अगर रूरल के मेल्स भी वहाँ पर आ जाएं तो वहाँ के सेक्स रेशियो में विमेन बहुत कम हो जाएंगी एंड मेल्स बहुत ज्यादा हो जाएंगे। एंड रूरल के सेक्स रेशियो में क्या होगा, इसके अपोजिट, जो विमेन होंगी वो तो बहुत ज्यादा हो जाएंगी एंड मेल्स बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि मेल्स माइग्रेट कर जाएंगे आपके अर्बन एरियाज में एंड वहां का सेक्स रेशियो में मेल्स बहुत बढ़ जाएंगे एंड विमेन्स बहुत कम हो जाएंगे। एंड रूरल एरियाज में क्या होगा कि विमेन्स बहुत बढ़ जाएंगी एंड मेल्स बहुत कम हो जाएंगे, तो सेक्स रेशियो भी खराब होगा। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स। तो अर्बन सेटलमेंट्स में आपकी कई एनवायरमेंट प्रॉब्लम्स भी होती हैं। सबसे पहला ये कि क्योंकि अर्बन एरियाज की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा होती है तो वो गुड्स वगैरह भी कंज्यूम ज़्यादा करते हैं। इससे क्या होता है कि जो कूड़ा कचरा होता है, दे रिलीज ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट। वो कई सारे ओपन प्लॉट्स में, कई सारा कचरा ट्रेंचिंग ग्राउंड्स में आपका पड़ा रहता है। कई बार इसके न्यूज़ में भी वगैरह आते रहता है इसके बारे में। तो जो लार्ज अर्बन पॉपुलेशन इट रिलीज ह्यूज क्वांटिटीज ऑफ वेस्ट, क्योंकि जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन होगी वो उतना ज़्यादा कंजम्पशन करेगी, जितना कंजम्पशन करेगी उतना ज्यादा वेस्ट जनरेट होगा। सेकंड इज इम्प्रॉपर सीवरेज सिस्टम क्रिएट्स अनहेल्दी कंडीशन। तो क्या होता है कि आपकी जो सिटीज होती हैं, अर्बन एरियाज, ये बात होती है आपकी डेवलपिंग कंट्रीज की, ध्यान रखिएगा, वहां जो सीवरेज सिस्टम होता है, जो आपका सीवर सिस्टम होता है, वो इतना प्रॉपर नहीं होता है। कई जगह क्या होता है कि जो आपकी लाइंस होती हैं सीवर की, वो चोक हो जाती हैं एंड कई बार वो वाटर जो होता है, वो सीवर का वाटर वो आपका डायरेक्टली रोड्स पे आ जाता है। सो इट क्रिएट्स अनहेल्दी कंडीशन। कई सारी उससे बीमारियां पैदा होती हैं एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस, कई सारे जो कॉलरा हो गया, आपका टाइफाइड, ये सब चीजों से जनरेट होती हैं। थर्ड इज लार्ज यूज ऑफ ट्रेडिशनल फ्यूल इन डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर प्रोड्यूस पॉल्यूट एयर। तो सॉरी मैंने इसको यहाँ पर प्रोड्यूस कहा, इट इज पॉल्यूट। सो डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल सेक्टर्स में देखिए जो आपके अर्बन एरियाज होते हैं वहाँ स्लम्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो स्लम्स में आपकी एलपीजी सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। हालांकि जो आपकी उज्ज्वला योजना आई उससे कई ज़्यादा रूरल विमेन हो गई या फिर जितने भी अर्बन एरियाज में स्लम्स की जो विमेन है उनको अवेलेबिलिटी हुई,
पर आज भी कई सारे ऐसे हाउस होल्ड्स हैं अर्बन एरियाज में जो पुअर कंडीशंस में रहते हैं, वो डोमेस्टिक फ्यूल यानी डोमेस्टिक पर्पस के लिए ट्रेडिशनल फ्यूल यूज करते हैं, लाइक लकड़ी को जलाते हैं, कोल को बर्न करते हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी सेम है, वो इन चीज़ों को यूज करते हैं। ट्रेडिशनल फ्यूल्स में आपके फायरवुड हो गया, कोल, ये सब चीज़ें आती हैं। उससे क्या होता है कि एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। दिल्ली में आप देखेंगे तो एयर पोल्यूशन का लेवल हमेशा ऑलमोस्ट हर सीजन ज़्यादा ही रहता है, और अगर आप दिवाली सीजन देखेंगे तो तब तो एक तरह से सांस लेने के लिए भी बहुत प्रॉब्लम हो जाती है लोगों को। नेक्स्ट इज ह्यूज कंक्रीट स्ट्रक्चर क्रिएट हीट आइलैंड्स। तो इस पॉइंट का मतलब ये है कि जो अर्बन एरियाज होते हैं वहां आप सब जानते हैं कि ह्यूज कंक्रीट स्ट्रक्चर यानी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं। एंड एक मैं एग्जांपल के लिए आपको दूं तो कई बिल्डिंग्स आपने देखा होगा कि उन पे ग्लास लगा होता है, तो उससे क्या होता है कि जब सन रेज उस पर पड़ती हैं तो कहीं और रिफ्लेक्ट होती हैं, उससे क्या होता है कि गर्मी बढ़ती जाती है। तो इसका मतलब यही है कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम अर्बन सेटलमेंट में ये भी है कि जितने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं दे क्रिएट हीट आइलैंड्स, मतलब एक तरह से उन एरियाज को बहुत गर्म बना देती है, वहाँ की एक तरह से हीट बढ़ा देती है, यानी वहाँ पर गर्मी ज्यादा हो जाती है। नेक्स्ट इज लिंक बिटवीन रूरल एंड अर्बन। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि रूरल एंड अर्बन के बीच हमें एक लिंक क्रिएट करें, ताकि ऐसा ना हो कि जो रूरल एरिया के लोग हैं वो अर्बन एरियाज में चले जाएं एंड वहाँ की पॉपुलेशन को बढ़ाएं एंड ओवर क्राउडिंग करते हैं, रूरल एरियाज में कोई रहे ही ना। तो सिटीज एंड रूरल एरिया सबसे पहले हम समझते हैं कि वो लिंक कैसे होते हैं। दे आर लिंक्ड बाय मूवमेंट ऑफ गुड्स, रिसोर्सेज एंड पीपल। यहाँ हम सब जानते हैं कि रूरल एरियाज से आपके जो रॉ मटेरियल्स होते हैं वो सिटीज में जाते हैं, एंड सिटीज से जो आपके फिनिश्ड गुड्स होते हैं वो रूरल एरियाज में आते हैं। और वैसा ही सेम लोगों का भी है, लोग सिटीज से रूरल एरियाज में ट्रैवल करते हैं, रूरल टू सिटीज जाते हैं। तो ये एक लिंक है रूरल एंड अर्बन के बारे में। सेकंड इज लिंकेज इज इंपॉर्टेंट फॉर ह्यूमन सस्टेनेबिलिटी। तो रूरल एंड अर्बन के बीच लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए अगर ये लिंक नहीं होगी तो लोग क्या करेंगे, लोग रूरल के जितने भी लोग होंगे वो सारे अर्बन में चले जाएंगे। उससे क्या होगा कि जो आपके रूरल एरियाज होंगे वो बिल्कुल खाली पड़ जाएंगे, एंड जो अर्बन एरियाज होंगे आपके वो बिल्कुल ही ओवर क्राउडेड हो जाएंगे। तो एक तरह का बैलेंस क्रिएट करने के लिए, ताकि ह्यूमन बीइंग सस्टेन कर सके, एक तरह से बेटर अच्छे तरह से रह सकें, हमें ये लिंकेज बनानी है। थर्ड इज रूरल अर्बन माइग्रेशन हैज इंक्रीज। तो हम ये सब जानते हैं कि जो रूरल टू अर्बन माइग्रेशन है टू अवेल अपॉर्चुनिटीज ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट, ये बढ़ चुकी हैं। तो हमें क्या करना है कि हमें रूरल एरियाज में ये अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करनी, ताकि रूरल एरियाज के लोग सिटीज में ना जाएं और वहाँ ओवर क्राउडिंग ना करें। देखिए क्या होता है कि अगर वहाँ के लोग जो रूरल एरियाज के लोग हैं वो सिटीज में नहीं जाएंगे, तो वहाँ के जो सिटीज के लोग होंगे उनके लिए जो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं वो सबको अवेलेबल होंगी, और वैसा ही सेम रूरल एरियाज में। पर हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि हमें रूरल एरियाज में सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी है। द गवर्नमेंट शुड वर्क ऑन, एंड इवन द पीपल, लोगों को भी ऐसे कोऑपरेटिव्स स्टार्ट करनी चाहिए कि वो ऐसे इंस्टीट्यूशन सेटअप करें जहां लोगों को एक तरह से एम्प्लॉयमेंट मिले, एजुकेशन मिले, एंड दे डू नॉट माइग्रेट फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज। अपने ही घरों में रहें, अपने ही एरियाज में रहें, एंड उन्हीं को डेवलप करें। रूरल पॉवर्टी शुड बी एरेडिकेटेड टू इंप्रूव स्टैंडर्ड ऑफ रूरल लिविंग। तो जो रूरल पॉवर्टी है, रूरल एरियाज में जो गरीबी है, लोगों के पास कैपिटल नहीं होती है, इट शुड बी एरेडिकेटेड, उसे खत्म कर देना चाहिए, ताकि जो रूरल पीपल है उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़े और वो सिटीज में मूव ना करें। नेक्स्ट आपके दो बॉक्सेस बने हुए हैं एनसीईआरटी से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आ सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम समझते हैं व्हाट इज अ हेल्दी सिटी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ पॉइंट्स रखे हैं दैट अ हेल्दी सिटी शुड हैव, कि अगर आपको किसी भी सिटी को हेल्दी सिटी कहना है तो उसके लिए सबसे पहले वहाँ क्लीन एंड सेफ एनवायरनमेंट होना चाहिए, वहाँ का एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं होना चाहिए, एंड दैट सिटी शुड मीट द बेसिक नीड्स ऑफ ऑल इट्स इनहैबिटेंट्स। मतलब उनको प्रॉपर फूड ग्रेन्स मिलनी चाहिए, प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर वाटर सप्लाई, बेसिक नीड्स जितनी भी होती है, चाहे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब जितनी भी खाना, राशन, ये सब चीजें होती है, वो बेसिक नीड्स सबको मिलनी चाहिए। एंड इट इन्वॉल्व्स द कम्युनिटी इन लोकल गवर्नमेंट, और उस सिटी को जो कम्युनिटी है, वहाँ की कम्युनिटी है, उसको लोकल गवर्नमेंट में भी इन्वॉल्व करना चाहिए। लाइक वुमेन का पार्टिसिपेशन वहाँ होना चाहिए, एंड जो कम्युनिटीज हैं वेदर हिंदू, मुस्लिम एंड अदर रिलीजन, वो सबको इंक्लूड करना चाहिए लोकल गवर्नमेंट में, ताकि एक तरह से जितने भी लोग हैं वहाँ के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बायस्ड गवर्नमेंट हो, कि लाइक एक ही रिलीजन का एक पर्सन अगर लोकल गवर्नमेंट में चले जाए तो वो इसी रिलीजन के फेवर में ले रहा है। तो इट शुड इन्वॉल्व द कम्युनिटी, मतलब हर एक कम्युनिटी से, हर एक रिलीजन से एक एक पर्सन को लोकल गवर्नमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए, एंड प्रोवाइड्स इजीली एक्सेसिबल हेल्थ सर्विस। हेल्थ सिटी को हेल्थ सर्विस में एक तरह से बहुत अच्छे से प्रोवाइड करनी है, हेल्थ सर्विस टू ऑल। नेक्स्ट इज अर्बन स्ट्रेटेजी। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये वही आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसने आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट निकालती है। तो उसने कुछ प्रायोरिटीज दी हैं अर्बन स्ट्रेटेजी कि अर्बन एरियाज में स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए किसी भी कंट्री की। तो सबसे पहला है कि अर्बन पुअर, जो
अर्बन एरियाज में गरीब लोग हैं जो स्लम्स में रहते हैं, उनके लिए हमें हाउस कंस्ट्रक्ट करने हैं, उनके लिए शेल्टर बनाना है। सेकंड इज प्रोविजन ऑफ बेसिक अर्बन सर्विसेज, हमें बेसिक अर्बन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अर्बन स्ट्रेटेजी के अंदर। सबसे पहले उसमें आता है एजुकेशन, प्राइमरी हेल्थ केयर, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ये हमें सबको प्रोवाइड करना है। एंड नेक्स्ट इज इंप्रूविंग वुमेन्स एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज एंड गवर्नमेंट फैसिलिटीज। ऐसा नहीं होना चाहिए अर्बन एरियाज में कि विमेन्स पीछे रह जाएं, तो विमेन की एक्सेस टू बेसिक सर्विसेज, लाइक बेसिक सर्विसेज में आप सबने पढ़ा कि एजुकेशन, विमेन को प्रॉपर एजुकेशन मिलनी चाहिए। एंड गवर्नमेंट सर्विसेज में विमेन को एनरोल कराना चाहिए कि गवर्नमेंट विमेन का भी पार्टिसिपेशन हो इन गवर्नमेंट डिसीजंस। नेक्स्ट इज अपग्रेडिंग एनर्जी यूज एंड ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो अर्बन स्ट्रेटेजी ये है, क्योंकि अर्बन एरियाज में क्या होता है कि पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है, ये बात है वर्ल्ड की, वर्ल्ड में जो अर्बन एरियाज हैं वहाँ पॉपुलेशन इतनी ज्यादा होती है, इसलिए वी नीड टू अपग्रेड एनर्जी। हमें एनर्जी एक तरह से बढ़ाते रहना है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि एनर्जी एक तरह से खत्म हो जाए। एंड हमें ये भी ट्राई करना है कि हम ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप करें। लाइक दिल्ली का मैं एग्जांपल दूं तो दिल्ली में जो आपकी सीएनजी बसेस आई या मेट्रो सिस्टम आया, वो एक ऑल्टरनेटिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है पुराने रेलवे सिस्टम, क्योंकि उसमें क्या होता था, खूब सारा कोल इस्तेमाल होता था। एंड सीएनजी बसेस कंप्रेस नेचुरल गैस, तब भी कम पॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट इज रिड्यूसिंग एयर पॉल्यूशन। अर्बन स्ट्रेटेजी आपकी ये भी कहती है कि हमें एयर पॉल्यूशन कम करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इन्हें लर्न कर लीजिएगा। सो गाइस, कमिंग टू द एंड ऑफ दिस वीडियो, अब हम सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर चुके हैं, चाहे वो बुक 1 हो या बुक 2 हो, आप पढ़ सकते हैं उन्हें, नीचे लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एमसीक्यूज में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। फिर भी अगर आपको कहीं पर भी डाउट आए, फील फ्री टू कमेंट डाउन, आपका क्वेश्चन का हर आंसर आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू। ऑल्सो अगर आप चाहते हैं कि कोई नई वीडियो हमारी आए, आपको कोई पता नहीं चलता, कि कई बच्चों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं कि सर आपकी नई वीडियो के बारे में पता नहीं चलता है, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा, आपको एक बेल आइकन मिलेगा हमारे चैनल पे, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा कि कभी भी हमारा वीडियो प्रीमियर होने वाला होगा या फिर कोई नया वीडियो आ चुका होगा, अपलोड हो चुका होगा, तो उसके बारे में आपको जल्दी पता चल जाएगा। थैंक यू।